ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, कल तक हमने अभी तक जितना किया किसी को कोई डाउट रिगार्डिंग एनी टॉपिक? एनी टॉपिक रिगार्डिंग अभी तक हमने क्या किया? वी हैव स्टडीड अबाउट evolution of universe, then earth, then we studied about yesterday we studied about internal structure, or you can say interior of the earth, right? अभी तक हमने ये किया। किसी को कोई डाउट, एनी डाउट इन दीज टू टॉपिक्स? एंड आई होप आप साथ साथ नोट्स के साथ साथ एनसीईआरटी भी रीड कर रहे हो, राइट? एनी डाउट इन दीज टू? ओके, तो आई होप कोई डाउट नहीं है। ओके ओके, साउंड वेव्स बेसिकली क्या होते हैं? बेसिकली दीज आर लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, राइट? तो जब जो डेंसर मीडियम होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? दे आर टाइटली पैक्ड, बिकॉज डेंसिटी इज एक्चुअली डिफाइंड बाय हाउ मास पर वॉल्यूम, राइट? एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव्स क्या होते हैं? जिस डायरेक्शन में एनर्जी वेव कर रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, राइट? तो इन केस ऑफ डेंसर मीडियम क्या होता है? पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, तो इसलिए एनर्जी बहुत, तो इसलिए जो एनर्जी कैप्स, अगर देखो ये दो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में वैक्यूम है, वैक्यूम मीन सम एयर इज प्रेजेंट, तो ऑब्वियसली जो डेंसर मीडियम है, जो बेसिकली एनर्जी होती है वो बेसिकली सॉलिड ऑब्जेक्ट में ज़्यादा मूव करती है, तो इट विल इस जब एनर्जी ट्रैवल कर रही है तो इस एरिया में फास्ट मूव कर रही है, पर यहाँ पे एयर वाला गैप आ गया तो यहाँ पे थोड़ी स्लो एंड यहाँ पे फिर फास्ट। तो इन केस ऑफ डेंसर मीडियम क्या होएगा? ऑल दीज आर क्लोजली पैक्ड, तो इसलिए देयर वोंट बी एनी डाउन। So basically there won't be any slowing down of speed in case of denser medium, because यहाँ पे कोई कैप नहीं है। फिर इन केस ऑफ अगर लेस डेंस होता है जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स हो गया, तो बीच में थोड़े कैप्स होते हैं, तो जब वो कैप्स के थ्रू एनर्जी पास करते हैं तो इट गेट्स स्लो डाउन। बेसिकली ये होता है, इसीलिए एनर्जी क्या होता है? बेसिकली एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ हम एक एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, एनर्जी बेसिकली होता है। तो जितनी क्लोजली पैक्ड होंगे, डेंसर मीडियम में क्लोजली पैक्ड है पार्टिकल्स, तो इस पार्टिकल ने जैसी एनर्जी अब्सॉर्ब की वो साथ वाले को ट्रांसमिट कर देगा। ओके, तो ये होता है बेसिकली, दिस इज द रीजन व्हाई साउंड वेव्स ट्रैवल फास्टर। एंड ओके, आई होप ये क्लियर। देन आपको समझ में आता है शैडो जोन वाला कॉन्सेप्ट। शैडो जोन कुछ नहीं है, हमने क्या पढ़ा था? डिफ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट, कि जब लेस डेंस से मोर डेंस मीडियम में जाता है तो व्हाट हैपेंस? अगर रे ऑफ लाइट है, राइट? एक्चुअल में रे ऑफ लाइट कैसे होनी चाहिए? इट शुड ट्रैवल स्ट्रेट। इसे क्या हो गया? 1 सेकेंड। हाँ, एक्चुअली देखो, इस जब ये मीडियम चेंज नहीं हो रहा, ये जितना डेंसिटी इस मीडियम में वो इस पॉइंट की है, तो इस मीडियम में देखो यहाँ पे स्ट्रेट ट्रैवल कर रहा है, तो यहाँ पे भी इस पॉइंट ऑनवर्ड्स भी स्ट्रेट ट्रैवल करना चाहिए। और व्हाट हैपेंस? जब ये हाई डेंस मीडियम में एंटर करता है तो यहाँ पे थोड़ी सी बेंडिंग ऑफ लाइट दिखती है टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। ओके, इट बेंड्स लेफ्ट। सो इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। तो जो पी एंड एस वेव्स है, दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्रैक्शन। सो व्हाट हैपेंस? तो बेसिकली कैसे मूव करिए? कर्व्ड है, एक्चुअल स्ट्रेट जाना चाहिए पर ऐसे बेंड हो रहे हैं। ओके, सो इन केस ऑफ अर्थ अगर हम देखें इंटीरियर ऑफ द अर्थ, सपोज ये कोर है, ओके, एंड सपोज यहाँ इस पॉइंट पे अर्थक्वेक जनरेट हुआ, तो अर्थक्वेक जनरेट हुआ तो फिर क्या होएगा? पी एन एस वेव्स हर डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी, राइट? तो पहले अगर हम लेते हैं एस वेव्स, तो एस वेव अगर सपोज ऐसे ट्रैवल कर रही है, ऐसे, ओके, पर हमें पता है कि डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, जैसे हम इस पॉइंट से टुवर्ड्स सेंटर जा रहे हैं तो डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, राइट? सो इट इज मूविंग फ्रॉम लेस डेंस टुवर्ड्स मोर डेंस। तो अगर लेस डेंस से मोर डेंस की तरफ, तो अगर इधर हम खड़े हैं, तो अगर इस डायरेक्शन से अगर
रेस आ रही है तो मतलब इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, तो लेफ्ट डायरेक्शन में बेंड होगी, तो ये होगी। तो मोर लेफ्ट, अब सपोज ऐसे इस डायरेक्शन में ऐसे मूव, सॉरी बेंड होगी लेफ्ट डायरेक्शन, नाउ इट इज सपोज टू मूव अगेन स्ट्रेट, पर अगेन जब इस एरिया में आई तो यहाँ पे फिर डेंसिटी इंक्रीज होगी, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स लेफ्ट मोर। ओके, तो हमें बेसिकली अब पैटर्न कैसा दिखता है वेव्स का, इट विल मूव लाइक दिस। आपको ये लग रहा है कि ये क्या कहते हैं, ये यहाँ पे राइट डायरेक्शन में क्यों मूव कर रही है, इसको एज अ बैक साइड मान के चलो, बिकॉज अर्थ के 3D शेप है। 2D शेप में हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, पर 3D अगर ये मान लो कि ये वाला साइड जो हमें दिख रहा है ये बैक साइड है, बॉल होती है, बॉल का एक साइड ही दिखता है हमें, जो बॉल का बैक साइड है वो हमें दिखता नहीं है, राइट। सिमिलरली ऐसे मान के चलो, सो बेसिकली एस वेव्स ऐसे ट्रैवल कर रही है, ओके। अब हमें पता है जो हमारा इनर कोर है, जो कोर है बेसिकली कोर का इनर कोर क्या सॉलिड है, और जो ये वाला कोर है आउटर कोर वो लिक्विड है। तो हमें एस वेव की प्रॉपर्टी पता है कि इट ट्रैवल्स ओनली थ्रू सॉलिड मीडियम। तो जब ये इस, अब सपोज एस वेव आ रही है यहाँ पे, ओके, अब जब ये आउटर कोर वाले एरिया पे एंटर करेगी, पर हमें पता है ये जो ये वाला एरिया है आउटर कोर का, ये वाला एरिया क्या है, लिक्विड है। तो जब लिक्विड है, तो जब एस वेव इसमें एंटर करेगी तो ये मूव ही नहीं कर पाएगी, यहीं पर ही खत्म हो जाएगी। तो इसलिए एस वेव का शैडो जोन कहाँ पे है, तो एस वेव हमें इस एरिया में डिटेक्ट ही नहीं होती। सो हमें सिर्फ 105 डिग्री तक ही मिलती है एस वेव, जो बाकी एंगल है उधर एस वेव्स नहीं मिलती। ओके, ये एस वेव का शैडो जोन। सिमिलरली इफ यू सी इन केस ऑफ पी वेव, पी वेव हमें क्या मिलेगा, जैसे स्कोर सपोज यहाँ से जनरेट हुई, पहले तो वही सिमिलर रहेगा, पर हमें पता है पी वेव कैन पास थ्रू ऑल मीडियम। शैडो जोन में अर्थक्वेक का आइडिया ही नहीं लगेगा ना, शैडो जोन में अर्थक्वेक आएगा ही नहीं, बिकॉज वहां पे अर्थक्वेक वेव जनरेट रीच ही नहीं कर रही। जहां जहां पे अर्थक्वेक वेव रीच कर रही है वहीं वहां वहां पे अर्थक्वेक आएगा। ओके, ये होता है। हाँ, तो पी वेव का क्या होगा, बेसिकली पी वेव आप सपोज एंटर कर रही है, पहले तो सिमिलर एस वेव की तरह एंटर करेगी। जब भी, अब हमें पता है पी वेव कैन ट्रांसमिट थ्रू ऑल मीडियम, तो व्हेन इट विल एंटर दिस एरिया आउटर कोर लिक्विड एरिया, तो वो कैसे ट्रैवल करेगी। अब हमें पता है अब जो लिक्विड है, अब ये सॉलिड था और लिक्विड कोर एरिया थोड़ा सा लेस टेंसर है, तो जब मोर से लेस टेंस की तरफ जा रही है तो उस केस में क्या हो रहा है, राइट साइड बेंड होता है। जब हम लेस से मोर की तरफ जा रहे हैं तो इट रिफ्रैक्ट्स टुवर्ड्स लेफ्ट। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा राइट साइड बेंड दिखेगा। ओके, ऐसे, एंड देन फिर वही वापस, क्योंकि सेंटर में फिर से वो इंक्रीज होगी डेंसिटी, तो फिर से वही नॉर्मल रिफ्रैक्शन हमें। ओके, तो हमें एस वेव ऐसे दिखता है, पी वेव सॉरी। तो पी वेव का कुछ कुछ एरिया ही शैडो जोन है, वो कौन सा है, 105 टू 145 डिग्री, 105 टू 145 डिग्री। तो ये वाला एरिया क्या है, शैडो जोन ऑफ पी वेव। क्लियर, एनी डाउट, आई होप अब क्लियर है, कोई डाउट रिगार्डिंग शैडो जोन। ओके, एनी अदर डाउट, किसी को कोई और डाउट हो रिगार्डिंग yesterday and डे बिफोर yesterday's टॉपिक, प्लीज पूछ लो, फिर हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, करें फिर अपना नया नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट। ओके,
तो अभी मैं थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया दे देता हूँ, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये, पर स्टिल थोड़ा सा न्यूज़ में रहता है, तो इसलिए आई विल गिव यू फेयर आइडिया अबाउट दिस टॉपिक। एनसीईआरटी में इसमें कुछ मेंशन नहीं है। दिस टॉपिक इज बेसिकली अबाउट अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। सो अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड हमने अभी तक क्या पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि अर्थ है, राइट। अर्थ ऐसे मान लो कोई मैग्नेट पड़ा है नॉर्थ साउथ, एंड अर्थ के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। पर हमें आइडिया नहीं है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड दिस मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हम एक मैग्नेट रखते हैं, मैग्नेट के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, तो अगर यहाँ पे हम एक आयरन पीस रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दिस आयरन पीस वुड बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट। पर अगर सपोज मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ यहाँ तक है, अगर यहाँ पे एक आयरन पीस रखेंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है इस एरिया में, राइट। तो ये आयरन पीस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होएगा। तो सिमिलरली अर्थ के अराउंड हम एक मैग्नेटिक फील्ड हम फील करते हैं, ओके। तो बेसिकली एज पर सम एक्सपर्ट्स वो बोलते हैं कि ये साइंटिस्ट बोलते हैं कि हमें एग्जैक्टली पता नहीं है, हमें बस क्योंकि वी डोंट हैव फेयर आइडिया अबाउट इंटीरियर ऑफ द अर्थ है कैसा। पर हम एक मानते हैं कि एक थ्योरी है, कोर डायनामो या डायनामिज्म थ्योरी। तो ये थ्योरी क्या कहती है, ये थ्योरी कहती है कि हमें पता है अर्थ का जो इंटीरियर है, हमें अर्थ का इंटीरियर पता है कैसा है। अर्थ, राइट, ये है सॉलिड कोर, सॉलिड इनर कोर, एंड वी नो दिस इज लिक्विड इनर कोर। सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इट सेज दैट कि जो लिक्विड इनर कोर है, तो जो यहाँ पे जो निकल, हमें पता है कोर किससे बना है, निकल एंड आयरन से। तो जो निकल एंड आयरन पार्टिकल्स है वो बेसिकली प्लाज्मा स्टेट में है। प्लाज्मा स्टेट बेसिकली क्या होता है, पहले ही बताया था आपको। स्टेट्स क्या होते हैं, सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एंड फोर्थ वन वी हैव प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट क्या होता है, गैसियस स्टेट विथ चार्ज पार्टिकल। जैसे इसका एग्जांपल था वो सोलर विंड्स का, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एंड फोर्थ स्टेट इज प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट के पार्टिकल गैस स्टेट में प्लस इलेक्ट्रिक चार्ज है। जो ये गैस होता है ये बेसिकली न्यूट्रल होता है, ओके। सो इट हैज सम इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसका मैंने एग्जांपल दिया था आपको सोलर विंड्स का, जो क्या कहते हैं, जो सन में से जो सोलर विंड्स जनरेट हो रही है वो बेसिकली क्या है, प्लाज्मा स्टेट में है। तो इट इज बेसिकली गैसियस स्टेट प्लस चार्ज पार्टिकल्स है उसमें, ओके। तो तो सम साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कि जो निकल आयरन है, जो लिक्विड लिक्विड कोर वाला एरिया, आउटर कोर एरिया, उसमें निकल आयरन जो पार्टिकल्स है वो बेसिकली किस स्टेट में प्रेजेंट है, प्लाज्मा स्टेट। तो प्लाज्मा स्टेट की वजह से इट इज मूविंग, इट इज रोटेटिंग अराउंड द आउटर कोर। तो बेसिकली जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो क्या कर रहे हैं, वो आउटर, ये जो इनर कोर है और ये आउटर कोर, तो ये इनर कोर में दे आर रोटेटिंग, सो दे आर रोटेटिंग अराउंड द इनर कोर। तो इस रोटेशन की वजह से क्या हो रहा है, इट रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके। ये है बेसिकली रीजन। बेसिकली इसको ऐसे मान लो, अगर आपने फिजिक्स पढ़ी हो या अगर याद हो आपको, तो बेसिकली इट्स लाइक दिस। जब इलेक्ट्रिक करंट होता है, ओके, जब इलेक्ट्रिक करंट ऐसे मूव करता है इन एक सोलेनोइड एक स्ट्रक्चर होता था, सोलेनोइड में जब इलेक्ट्रिक करंट कॉइल फॉर्म में रोटेट करता है इन द फॉर्म ऑफ कॉइल्स, ओके, इट रिजल्ट्स, एक सेकंड, हाँ इसको एग्जैक्ट, बेसिकली क्या हो रहा है, जो ये चार्ज, जो सॉरी, आउटर कोर के जो में जो निकल और आयरन प्रेजेंट है,
Okay, so basically it rotates, it moves in coil form like this. तो जब ये ऐसे ऐसे मूव करते हैं in the form of coil, it results into formation of electricity. So it produces electricity, और जब electricity produce हो रही है, so it produces magnetic field. Okay, ये है basically जब एक्चुअली करंट जब मूव करता है तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड. ये बेसिकली फिजिक्स में हम पढ़ते हैं. आपको बस थोड़ा सा आइडिया बस ये लेना है. आपको बस क्या पता होना चाहिए बेसिकली जो आउटर कोर है, ये इनर कोर, ये आउटर कोर. तो आउटर कोर बेसिकली क्या मोबाइल है. ओके, मोबाइल आउटर कोर in plasma state, and due to this their mobile nature, dynamic nature, it results into formation of magnetic field. बस ये है थ्योरी. बस आपको इतना इतना बेसिक आइडिया होना चाहिए और कुछ नहीं. ओके, क्लियर. बेसिकली जो लिक्विड आउटर कोर है, इट इज इन डायनेमिक स्टेट, मोबाइल है, मूवमेंट हो रही है पार्टिकल्स की, उनकी मूवमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है बस. और हमें पता ही इतना ही है, इससे ज़्यादा हमें और पता भी नहीं है. क्लियर, एनी डाउट? एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? ओके, क्लियर. तो बेसिकली तो अब क्या हो रहा है, तो अब इसको ऐसे मान लो कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है. ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक्चुअल में कैसे हो रहा है आउटर कोर की वजह से. तो और अर्थ के अराउंड एक एक्सिस है. ओके, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और नॉर्थ पोल साउथ पोल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है. ओके, एक ये मैग्नेटिक फील्ड, एंड देन एक आपको आइडिया होना चाहिए, आई होप आपको जोग्राफिकल एक्सिस का आइडिया होगा. तो देयर टू एक्सिस, जोग्राफिकल एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस. तो जोग्राफिकल एक्सिस होती है जिसके अराउंड अर्थ रोटेट कर रहा है. हमें पता है अर्थ रोटेट करता है, 24 आवर्स लेता है. बेसिकली अर्थ है, अर्थ के अराउंड एक एक्सिस है, और अर्थ इस एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है, राइट. तो इस एक्सिस को हम बोलते हैं ये जोग्राफिकल एक्सिस. तो बेसिकली जो ये एक्सिस है, ये एक्चुअली स्ट्रेट नहीं है. ये कैसी है, अगर सपोज ये सन है और सन के अराउंड अर्थ क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है. तो जो ये प्लेटफॉर्म इस अर्थ ऐसे है, तो जो अर्थ की एक्सिस है वो थोड़ी सी इंक्लाइंड है. तो मतलब जिस अगर यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींचे और परपेंडिकुलर बनाए, तो ये एंगल कितना आता है, 23 डिग्री एंगल बनाता है, राइट. तो अर्थ इज बेसिकली टिल्टेड 23 बनाता है ना, ये. हाँ, एक सेकेंड, एक्सैक्ट. 23 डिग्री, राइट. तो जो अर्थ की जोग्राफिकल एक्सिस है वो थोड़ी टिल्टेड है 23 डिग्री. आई होप ये आपको आइडिया होगा. बेसिक एनसीईआरटी है तो 6 to 10th वाले में भी मेंशन है, राइट. तो और जो अर्थ की जो मैग्नेटिक एक्सिस है वो डिफरेंट है, वो ऐसे है बेसिकली. जो ये जहाँ पे जोग्राफिकल एक्सिस मीट करती है अर्थ के, यहाँ पे इंटरसेक्ट करिए, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, और इस पॉइंट को बोलते हैं साउथ पोल. और आपको आइडिया होगा ये नॉर्थ पोल के लाइन में अगर हम खींचे तो यहाँ पे एक स्टार प्रेजेंट होता है. कौन सा, इस स्टार को क्या बोलते हैं, एनीवन? पोलर स्टार, यस. नॉर्थ स्टार, पोलर स्टार, या फिर ध्रुव तारा भी बोलते हैं हिंदी में, यस. ध्रुव तारा, नॉर्थ स्टार, पोलर स्टार, राइट. तो ये जोग्राफिकल एक्सिस है, ये इंक्लाइन है 23 डिग्री. सो वी हैव वन एक्सिस, नॉर्थ पोल साउथ पोल. तो ये नॉर्थ पोल कहाँ पे है, आर्कटिक में. ओके, और ये साउथ पोल जो है ये कहाँ पे, अंटार्कटिका में. सिमिलरली वी हैव वन मोर एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस. वो सेम नहीं है, वो थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ी टिल्टेड है. मतलब इसके साथ कुछ एंगल बना रही है 11.5 डिग्री.
कुछ इस एट द मोमेंट। और ये कहाँ पे है? इसका जो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है, ये बेसिकली एक आइलैंड है, एलिसमर आइलैंड, कनाडा में। अगर अगर हम ग्राफ बनाए, ये नॉर्थ नॉर्थ अमेरिका है, ये यूएसए, ये कनाडा, यहाँ पे ग्रीनलैंड। ओके, तो जो नॉर्थ पोल है वो तो नॉर्थ पोल यहाँ पे है, जोग्राफिकल एक्सिस, जोग्राफिकल नॉर्थ पोल। पर जो क्या कहते हैं वो है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, वो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा लोकेटेड है। तो कनाडा का एक आइलैंड है, एलिसमर आइलैंड, वहाँ पे। ओके, क्लियर? सो दीज आर टू डिफरेंट एक्सिस, मैग्नेटिक और जोग्राफिकल। तो जो जोग्राफिकल एक्सिस है वो फिक्स रहती है, जो मैग्नेटिक एक्सिस है वो चेंज होती रहती है। जैसे अभी 11.5 डिग्री एंगल बना रही है, हो सकता है थोड़ा सा और शिफ्ट होए, आफ्टर 100 ईयर्स शायद 12 डिग्री बनाए। तो ये थोड़ी सी डायनेमिक है, ये वाली एक्सिस मैग्नेटिक वाली। तो भी न्यूज़ में भी था कि जो ये वाली एक्सिस है नॉर्थ, ये जो मैग्नेटिक एक्सिस, ये थोड़ी सी शिफ्ट हो रही है टुवर्ड्स रशिया साइड। रशिया साइड कैसे? अगर किसी अगर मैप में देखें तो यहाँ पे ये रशिया है, ये नॉर्थ अमेरिका, उसके साइड पे रशिया। हम करेंगे वर्ल्ड मैप पे, आइडिया दूंगा। तो यहाँ, तो ये वाली जो पॉइंट था एलिसमर आइलैंड वाला, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ये थोड़ा इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। ओके, क्लियर? ये क्लियर, मैग्नेटिक एक्सिस, जोग्राफिकल एक्सिस। ओके, देन वी हैव अनदर थिंग इज, दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ये बस वैसे अगर प्री में वैसे पूछ सकती है, ये बेसिकली क्वेश्चन ज्यादा ना विजन वाले पूछते हैं टेस्ट में। यूपीएससी का पता नहीं वाले पूछे या ना पूछे। ओके, टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स, अब आपको आइडिया होना चाहिए, डिक्लिनेशन एंगल एंड डिप एंगल। तो डिक्लिनेशन एंगल क्या होते हैं? बेसिकली ये जोग्राफिकल एक्सिस और ये मैग्नेटिक एक्सिस। तो जो एंगल जोग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में बन रहा है उसको हम बोलते हैं डिक्लिनेशन एंगल। ओके, कितना डिक्लाइंड है, डिक्लिनेशन एंगल, डिक्लिनेशन। एंड सिमिलरली वी हैव नेक्स्ट डिप एंगल। डिप एंगल क्या होता है? अब हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रही है, राइट? ऐसे मैग्नेटिक एक्सिस बन रही है, तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इसी पॉइंट पे अगर हम एक टेंजेंट बना दें, राइट? हमें पता है सर्कल, सर्कल पे अगर एक स्ट्रेट लाइन खींच दे सेंटर से उस पॉइंट को ज्वाइन करे और 90 डिग्री पे एक लाइन खींचते, उसको टेंजेंट बोलते हैं, राइट? तो हम उसी पॉइंट पर अगर एक टेंजेंट बना दें, सेंटर से ज्वाइन करके टेंजेंट बनाए, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कुछ एंगल बना रही है, तो इस एंगल को हम बोलते हैं डिप एंगल। ओके, तो बेसिकली हम डिप एंगल क्या बोलते हैं? बेसिकली एंगल फाउंड बाय मैग्नेटिक फील्ड विथ लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस, हम बेसिकली ये बोलते हैं। इसके लिए लैटिट्यूड हम पढ़ेंगे। बेसिकली हम अर्थ को कैसे मेजर करते हैं, जैसे हमारे घर का एड्रेस क्या होता है, सपोज सेक्टर 15 या 20, और हाउस नंबर हम लिखते थे सपोज 1। हम ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं अपने घर के एड्रेस को। सिमिलरली हम अर्थ के ऊपर we talk about concepts of latitudes and longitudes. So this is used to mark, these two concepts are used to mark the places on the earth. तो latitudes क्या होते हैं? बेसिकली ये सेंटर है, सेंटर से आप पहले स्ट्रेट लाइन खींचो, इसको बोलते हैं इक्वेटर, 0 डिग्री। देन वी हैव जो इसके पैरेलल लाइन्स होंगी इक्वेटर के, उनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स, लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स। ओके, तो ये इक्वेटर, तो बेसिकली इक्वेटर, ओके, तो एंगल देखो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एंगल क्या है? 0। तो इक्वेटर का एंगल 0 डिग्री। तो ओके, सपोज ये एक लाइन है लैटिट्यूड, तो ये अगर कुछ एंगल बना रही है सेंटर ऑफ द अर्थ के साथ, तो उसको हम बोलेंगे
वो उसका लैटिट्यूड हो गया। सपोज 30 डिग्री बना रही है तो ये 30 डिग्री लैटिट्यूड। तो अगर हम पोल पे देखें, पोल के एंगल बना रहा है, पोल बना रहा है 90 डिग्री, तो पोल पे हम कैसे लिखते हैं 90 डिग्री। सो ये लैटिट्यूड्स हो गए। ओके, सिमिलरली वी हैव कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्जिट्यूड्स। इसलिए लॉन्जिट्यूड्स क्या होता है, आप ये पोल और ये पोल, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, तो इससे इससे आप क्या कर रहे हो, लाइंस बना रहे हो ऐसे। So these are the longitudes. Okay, या मेरिटोनियल लाइंस भी बोलते हैं। क्लियर, लॉन्जिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। तो बेसिकली डिप एंगल क्या हम बोल सकते हैं, सपोज इस पॉइंट का हमने स्ट्रेट लाइन बनाई और कोई मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, तो एंगल मेड बाय मैग्नेटिक फील्ड विद द लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस, ऐसे भी हम डिप एंगल बोल सकते हैं। ओके, क्लियर, डिप एंगल एंड डिक्लिनेशन एंगल। कोई डाउट इन दीज टू कॉन्सेप्ट्स? एनी डाउट इन दिस, प्लीज टू आस्क अगर कोई है। तो भी मैंने आपको क्या बताया, एक और डायनामिज्म थ्योरी, कैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। सी डिप एंगल इज सिंपल, ऐसे मान लो डिप एंगल कुछ नहीं है, एक सर्कल है। ओके, एक सेकेंड। सिंपली यू कैन जस्ट से डिप एंगल इज मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है, राइट। तो एक पॉइंट है, सपोज ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से हमने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ किया। ओके, और यहाँ से सपोज मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो एंगल बना रही है टेंजेंट के साथ, उसको हम बोलते हैं डिप एंगल। सो यू कैन से इट इज अ मैग्नेटिक लाइन making angle with horizontal tangent to the earth surface. Okay, so angle made by magnetic field with the horizontal tangent to the earth surface, because tangent to the earth surface बोलेंगे ना। क्लियर, ऐसे मान लो इसको, ये है डिप एंगल। ओके, तो हमने ये देख लिया डिप एंगल, डिक्लिनेशन एंगल। ये बस बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, यूपीएससी ने पूछा नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सा प्री में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, आ सकते हैं। ओके, ये मैंने बता दिया कोर डायनेमिज्म थ्योरी। ओके, ये आ गया। इसमें है फिर, ओके, देन एक कॉन्सेप्ट आता है ऑरोरा एंड स्टॉर्म, मैग्नेटिक स्टॉर्म। तो बेसिकली ये क्या होता है, बेसिकली ये अर्थ है, ये सन है। ओके, अर्थ के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे सन छोटा लग रहा है, सन अर्थ से भी बड़ा है। ओके, तो सन से क्या जनरेट हो रही है, सोलर विंड जनरेट हो रही है। ओके, सोलर विंड्स जनरेट हो रही है, सोलर विंड्स के प्लाज्मा स्टेट में है। तो बेसिकली इसमें क्या है, बेसिकली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ओके, चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट सोलर विंड में। तो व्हाट हैपेंस, जो ये जो लास्ट लाइन हुई है मैग्नेटिक फील्ड की, तो ये क्या करे, एक स्फीयर क्रिएट कर रहे हैं अर्थ के अराउंड, तो इसको हम बोलते हैं मैग्नेटोस्फीयर। ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, बेसिकली जो ये सोलर विंड्स है, इनको अर्थ की तरफ एंटर नहीं करने देते, बेसिकली दे ब्लॉक
block these solar winds. Okay, solar winds gets blocked. तो ये मैग्नेटिस पर समटाइम्स व्हाट हैपेंस ऑल्दो सोलर विंड्स गेट्स ब्लॉक्ड, पर जो सोलर विंड्स के चार्ज पार्टिकल्स है वो इस मैग्नेटोस्फीयर में ट्रैप हो जाते हैं, कुछ चार्ज पार्टिकल्स। ओके, तो हम अर्थ के अराउंड एक बेल्ट, हमें एक जोन मिलता है अर्थ के अराउंड जहाँ पे ये चार्ज पार्टिकल्स ट्रैप्ड है। तो इस जोन ऑफ ट्रैप्ड चार्ज पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? आपने सुना भी होगा वैन एलन रेडिएशन बेल्ट। ओके, तो ये अर्थ मैग्नेटोस्फीयर के अंदर ही एक बेल्ट है जहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स ट्रैप्ड है। ओके, उसे बोलते हैं वैन एलन रेडिएशन बेल्ट। जैसे यहाँ पे देख लो, जैसे ये अर्थ है, अर्थ के अराउंड मैग्नेटोस्फीयर क्रिएट हुआ। ओके, मैग्नेटोस्फीयर क्रिएट हुआ, पर सोलर विंड्स आ रहे हैं यहाँ पे, तो सोलर विंड्स की वजह से कुछ चार्ज पार्टिकल्स ट्रैप हो गए, तो वो चार्ज पार्टिकल्स अर्थ के अराउंड रोटेट कर रहे हैं इस ग्रीन बेल्ट में, तो उसको हम बोलते हैं वैन एलन रेडिएशन बेल्ट। ओके, ये क्लियर? इसलिए ऐसा कुछ दिखता है। ये सन की सोलर विंड्स, सारा ये रेडिश एरिया, और ये अर्थ के अराउंड ये मैग्नेटोस्फीयर, बेसिकली मैग्नेटोस्फीयर क्या कर रहा है, इन सोलर विंड्स को ब्लॉक कर रहा है, अर्थ को अर्थ में एंटर करने नहीं दे रहा। क्लियर? ओके, देन वी हैव वैन एलन रेडिएशन बेल्ट हो गया, पर समटाइम्स व्हाट हैपेंड, अब देखो जो ये है मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में, ये कंप्लीट स्फीयर नहीं है, ये हेमिस्फीयर शेप में है। तो अब देखो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया खाली पड़ा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम है, इस एरिया में ओपनिंग है, राइट? बेसिकली क्या बीन शेप्ड है, बीन शेप्ड है, बट व्हाट वी आर फाइंडिंग जो ये वाला एरिया, ये वाला ओपनिंग है यहाँ पे। तो समटाइम्स व्हाट हैपन, जो सोलर विंड्स है, तो सोलर विंड्स के इस एरिया से एंटर कर जाती है। ओके, ये नॉर्थ पोल एरिया, साउथ पोल वाला एरिया, तो इन एरियाज में सोलर विंड्स एंटर कर जाती है। तो व्हेन सोलर विंड्स जब यहाँ पे एंटर कर जाती है, तो हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर एक्चुअली क्या होता है। एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती है, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरे ऊपर एटमॉस्फेयर कैसे है, हम पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी में। एटमॉस्फेयर डिवाइडेड होता है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, बेसिकली है ये सारा एटमॉस्फेयर ही, पर एटमॉस्फेयर को भी हमने डिवाइड कर रखा है लेयर्स में, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, एंड यहाँ पे आता है आइनोस्फियर। तो जो आइनोस्फियर है ये बेसिकली टॉप मोस्ट लेयर है। ओके, तो जब हमें पता ही स्पेस से क्या आ रही है, सोलर विंड एंटर कर रही है, तो जब सोलर विंड एंटर करती है तो जो आइनोस्फियर में जो गैस पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब जो गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वहाँ पे, तो वो क्या करेगा, इन गैस मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करेगा सोलर विंड्स। तो अब क्या हो रहा है, अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन सपोज आप ऑक्सीजन मान लेते हैं, ऑक्सीजन क्या है, उसका न्यूक्लियस है और उसके अराउंड एक ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, एंड यहाँ से कह रहे सोलर विंड आ रही है, सोलर विंड के चार्ज पार्टिकल है, तो चार्ज है, कुछ एनर्जी है, सो व्हाट विल हैपन, ये भी प्रेजेंट स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम है, पर जब ये सोलर विंड से इंटरेक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस चार्ज पार्टिकल को एब्जॉर्ब करेगा, एंड कुछ एनर्जी आई तो इट विल मूव टू 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 द हायर ऑर्बिट, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रोटेट करना स्टार्ट कर देगा हायर ऑर्बिट में। तो आफ्टर सम टाइम क्या होएगा, जो इलेक्ट्रॉन ने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की थी वो एनर्जी रिलीज करेगा। ओके, और फिर वापस इलेक्ट्रॉन अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन तो वही अपनी नॉर्मल स्टेट में है, पर जो उसने एनर्जी रिलीज की वो एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। ओके, आई होप याद होगा आपको, बोसॉन्स कराए थे मैंने,
तो बोसॉन का कैरियर क्या था? फोटॉन्स, वन ऑफ द बोसॉन। तो जब फोटॉन्स एमिट हो रही है ये, तो ये फोटॉन्स जो एमिट हो रही है ये बेसिकली इट रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ लाइट, some colored light. ओके, तो बेसिकली कलर लाइट दिखती है, तो हमें ऐसा कुछ दिखता है। तो हमें नॉर्थ पोल वाले एरिया में हमें ऐसे कुछ, मतलब ऐसा कुछ दिखेगा, तो इनको हम बोलते हैं अरोरा, अरोरा फिनोमेना। क्लियर? कैसे हुआ अरोरा फिनोमेना? बेसिकली हमें स्काई में ऐसी लाइटिंग दिखेगी। ये लाइटिंग है बेसिकली, ये कुछ नहीं है, ये फोटॉन्स है जो इलेक्ट्रॉन ने रिलीज की है ताकि अपने वापस नॉर्मल स्टेट में आ जाए, एक्साइटेड स्टेट से। क्लियर? एनी डाउट इन दिस है तो प्लीज पूछ लो। अरोरा फिनोमेना। क्लियर? देखो कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है अरोरा फिनोमेना। ये सिर्फ आपको कहाँ मिलेगा? सिर्फ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल वाले एरिया में। तभी मैंने कहा था बकेट लिस्ट में डाल लो कि आपने इन कंट्रीज जाना है अगर पॉसिबल हो पाया, मतलब आई ग्रीनलैंड, आइसलैंड, क्योंकि साउथ में अंटार्कटिका तो जा नहीं सकते, पर स्टिल इन एरियाज, नॉर्थ पोल वाले एरिया में ग्रीनलैंड, आइसलैंड एरियाज या कनाडा, वहाँ पे फिर भी हम ह्यूमन हैबिटेशंस है, लोग रहते हैं, तो वहाँ पे ऐसे क्या कहते हैं, ये सब एवरी नाइट फिनोमिना है, हर रात को दिखता है ये। ओके, तो अरोरा फिनोमिना, तो अरोरा को हम बेसिकली कैसे बोलते हैं? टू टर्म्स यूज करते हैं, अरोरा बोरियोलिस एंड अरोरा ऑस्ट्रेलिस। बेसिकली अरोरा ऑस्ट्रेलिस मीन्स ऑस्ट्रेलिया साउथ में है, तो उसके नाम पे जो यहाँ पे अरोरा फिनोमिना दिखता है साउथ पोल पे, उसको बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस, और जो नॉर्थ पोल पे दिखता है उसको बोलते हैं अरोरा बोरियोलिस। एक्चुअली नॉर्थ पोल में जो नॉर्दर्न एरिया है वहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फॉरेस्ट मिलते हैं, बोरियल फॉरेस्ट, हम करेंगे, तो उसी के नाम पे बोरियोलिस। ओके, ओके, सो नाउ वी हैव, ये हो गया। ओके, when Allen radiation will, then we have geomagnetic storm. Sometimes what happen, suppose ये अर्थ है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, समटाइम्स क्या होता है, सोलर विंड बहुत स्ट्रांग हो जाती है, इट बिकम स्ट्रांग, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटोस्फीयर क्रिएट कर रहे हैं, इसका साइज श्रिंक हो जाता है, सो इट बिकम्स दिस साइज। ओके, तो इस एरिया में भी सोलर विंड एंटर कर जाती है, तो इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक स्टॉर्म, मैग्नेटिक स्टॉर्म बोलते हैं, या फिर जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म। बेसिकली जियो मीन्स अर्थ। ओके, तो बेसिकली इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? अब देखो, व्हाट इज बेसिकली सिग्निफिकेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम देखें मैग्नेटिक फील्ड की हमारी इंपॉर्टेंस क्या है, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस है, जैसे बहुत इंटरेस्टिंग है, एनिमल्स, कुछ एनिमल्स जो है दे यूज मैग्नेटिक फील्ड फॉर नेविगेशन। जैसे एग्जांपल, मोस्ट कॉमन एग्जांपल होता है पिजन। जो पिजन की जो बीक होती है वो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करती है, और उसकी हेल्प से वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ मूव करती है। तो दिस इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि some animals use this for navigation, even even I guess whale also uses, whale भी यूज करता है फॉर मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मैग्नेटिक फील्ड को यूज करता है। ओके, सेकंड इज, सेकंड हमने भी पढ़ा ही था, अरोरा फिनोमिना। थर्ड, अभी मैंने बताया था, इट ब्लॉक्स सोलर विंड, क्योंकि अगर सोलर विंड अगर एंटर कर जाएंगी, सोलर विंड के अगर अर्थ पे एंटर करेगी, तो सोलर विंड के चार्ज पार्टिकल्स है प्लाज्मा स्टेट में, तो ये चार्ज पार्टिकल्स क्या करेंगे, हमारे
कम्युनिकेशन सिस्टम इफेक्ट कर सकते हैं, राइट। जो हमारी सैटेलाइट्स है, अब हमें पता है अर्थ है, अर्थ के अराउंड क्या है, लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स रोटेट कर रही है, तो उन सैटेलाइट्स को अफेक्ट कर सकती है कम्युनिकेशन, डैमेज कर सकती है। इवन दी सोलर, अगर ये दी सोलर विंड चार्ज पार्टिकल्स अर्थ पे एंटर करती, तो अर्थ पे हम ह्यूमंस प्रेजेंट है, तो हम ह्यूमंस को क्या कर सकते हैं, हमारी हेल्थ डैमेज कॉज कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर द बेसिकली, एंड तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का सिग्निफिकेंस क्या है, एक एनिमल्स की नेविगेशन में हेल्पफुल है, अरोरा फिनोमेना, इट ब्लॉक सोलर विंड, एंड ऑल्सो हम वैसे भी मैग्नेटिक फील्ड को हम ह्यूमंस भी नेविगेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कंपस, कंपस बेसिकली क्या है, अगर आप कंपस यूज करोगे तो कंपस हमेशा देखना नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करेगा, साउथ पोल की तरफ। तो वो बेसिकली क्या है, जो मैग्नेटिक एक्सिस है, जो मैग्नेटिक एक्सिस का नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो उसकी तरफ पॉइंट करता है। तो वो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड को कैप्चर कर रहा है, और उसके थ्रू वो क्या कर रहा है, हमें मूवमेंट में टुवर्ड्स नॉर्थ पोल साउथ पोल मूवमेंट में हेल्प करता है। बिकॉज हमें पता है जोग्राफिकल नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ये ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, सिर्फ 11 डिग्री का फर्क है। तो अगर हम कंपास की हेल्प से अगर मूव कर रहे हैं नॉर्थ की तरफ, तो हम इनडायरेक्टली नॉर्थ पोल की तरफ ही मूव कर रहे हैं। ओके, तो हम ह्यूमंस में भी नेविगेशन के लिए हेल्पफुल है ये बहुत। क्लियर? एनी डाउट इन दिस? हाँ जी, आजकल न्यूज़ में क्या चल रहा है वही मैंने बताया था। न्यूज़ में क्या था, ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल और जो मैग्नेटिक एक्सिस है, ये थोड़ी सी शिफ्ट हो रही है। ओके, हल्की सी शिफ्ट हो रही है, बहुत स्लो, बस यही न्यूज़ में है और कुछ नहीं है। तो बेसिकली जब मैग्नेटिक फील्ड शिफ्ट हो रही है, तो हम क्या होता है, बेसिकली जो हमारे कंपास है उसकी रीडिंग्स चेंज होगी। इवन जो शिप्स होती है, शिप्स जो नेविगेशन करती है, या एयरक्राफ्ट होता है, तो वो बेसिकली मूव कैसे करते हैं, विधि वो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करते हैं, तो उसकी हेल्प से वो मूव करते हैं। ओके, तो इसलिए तो जब जब मैग्नेटिक फील्ड शिफ्ट हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, कंपास की रीडिंग चेंज होगी। इवन हमें रीडिंग्स चेंज करनी पड़ेगी फॉर नेविगेशन पर्पस, ये है। ओके, नेविगेशन का बेसिकली हम ह्यूमंस कैसे यूज करते हैं, जैसे हमने इमेजिनरी लाइंस बना रखी है, लैटिट्यूड, राइट, लॉन्जिट्यूड्स। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को, जैसे एक लोकेशन है, हम इसको मार्क करेंगे 8 डिग्री 47 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। तो ये 8 डिग्री नॉर्थ मतलब हुआ लैटिट्यूड, बिकॉज इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ। ओके, तो लैटिट्यूड 8 डिग्री नॉर्थ, 47 डिग्री ईस्ट मतलब लॉन्जिट्यूड्स। अगर ये एक हम 0 मान ले, तो जो इसके जो इस साइड लाइन्स होंगी वो ईस्ट होगी, इस साइड वाली वेस्ट वाली लाइन्स। तो ऐसी लाइन और एक नॉर्थ वाली लाइन, तो ये क्या हो, इस पॉइंट पे ये ईस्ट डायरेक्शन में और ये नॉर्थ डायरेक्शन में, तो इसके अकॉर्डिंग हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिमिलरली जो मैग्नेटिक फील्ड्स वाली लाइंस है, उनको भी हमने ऐसी नेमिंग दे रखी है, जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ के अराउंड। ओके, ऐसे हमने हर पोजीशन को कोऑर्डिनेट्स बना रखे हैं, कोई कोई कोऑर्डिनेट्स असाइन किए हुए हैं। तो ऐसा होएगा, जैसे चंडीगढ़ है, तो चंडीगढ़ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सपोज कुछ होएगी 1 डिग्री 5 मिनट्स, और सपोज यहाँ पे दुबई है, दुबई पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होएगी 5 डिग्री 10 मिनट्स, कुछ लगा लो 5 डिग्री 10 मिनट्स, क्या हो रहा है, 1 सेकेंड, हाँ, कोई 5 डिग्री 10 मिनट्स ऐसी कुछ वैल्यू है। ओके, तो जो प्लेन्स फ्लाई कर रहे हैं, कोई प्लेन फ्लाई कर रहा है, वो दुबई से चंडीगढ़ फ्लाई कर रहा है, तो वो कैसे, वो बेसिकली क्या यूज़ करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज़ को यूज़ करके ट्रैवल करेगा। तो ये ऐसे होता है बेसिकली। सो दिस इज हाउ नेविगेशन के लिए यूज़ करते हैं। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड बहुत नेसेसरी होती है फॉर नेविगेशन पर्पस ऑल्सो। एंड सिमिलरली जो पिजन्स होते हैं, पिजन्स भी क्या करते हैं, सेंस करती है मैग्नेटिक फील्ड को।
तो वो अलोंग दी मैग्नेटिक फील्ड चलती रहेंगी। सपोज यहाँ कनाडा से आ रहे हैं, सॉरी साइबेरिया रशिया से आ रहे हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करती रहेंगी और उसके अकॉर्डिंग फिर वो वापस इधर इंडिया आ जाएंगी। तो बेसिकली यूजली जो होती है ना माइग्रेंट बर्ड्स होती है, तो माइग्रेंट बर्ड्स क्या करती है बेसिकली, जब हमें पता है रशिया में बहुत ठंड होती है सर्दियों में, वहाँ पे टेम्परेचर -70 डिग्री पहुँच जाता है, तो बर्ड्स सर्वाइव नहीं कर सकते। तो बर्ड्स ऐसे टाइम पे क्या करते हैं, ये अफ्रीका, ये रशिया, रशिया यहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है -70 डिग्री सेल्सियस। इंडिया में क्या सर्दियों में टेम्परेचर होता है अराउंड 5 डिग्री, 5 to 10 डिग्री सेल्सियस। तो बर्ड्स क्या होती है, बर्ड्स यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते, यहाँ फिर भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो विंटर्स के टाइम क्या होते हैं, माइग्रेशन होती है, तो सम बर्ड्स क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं ऐसे इंडिया में, तो इंडिया पे स्टॉप होगी, देन फिर यहाँ से अफ्रीका जाएंगे, फिर जब गर्मी आ जाएगी फिर वो वापस सेम रूट वापस इधर। तो बेसिकली जो ये रूट है, हमें तो पता है कि रूट कैसे है ये, अगर हम ह्यूमंस को आना है तो हम कैसे आएंगे, वाया लैंड भी आ सकते हैं या फिर वाया शिप के थ्रू हम आ सकते हैं ऐसे। पर जो बर्ड्स है, बर्ड्स फ्लाई करके आ रहे हैं, तो उनको नहीं पता कैसे आना है, तो वो क्या यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे अर्थ पे, मैग्नेटिक फील्ड की जैसी भी डायरेक्शन होती है उसको सेंस करके वो इंडिया तक पहुंचते हैं। ओके, सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? एनी डाउट? ओके, तो ये बेसिकली मेन पर्पस। ओके, तो ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का टॉपिक, ये आप पढ़ लेना और कुछ नहीं है इसमें। मैग्नेटोस्फीयर, जो मैग्नेटिक स्टॉर्म बता दिए। हाँ, इसमें एक ये है एक पॉइंट, जब जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म होएगा बेसिकली, हम जब मैं क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे तब ज़्यादा अच्छे से बताऊंगा। जो एटमॉस्फेयर की जो टॉप मोस्ट लेयर है आयनोस्फीयर, और हम यहाँ पे ह्यूमंस प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हम कम्युनिकेशन करते हैं, तो हम कैसे, जो रेडियो वेव्स होती है, तो यहाँ पे कुछ गैस पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं, मतलब चार्ज पार्टिकल्स। तो हम कैसे करते हैं, कोई एक टार है, कोई एक ये एक दूसरा टार है, तो हम कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, हम यहाँ पे रेडियो वेव भेजेंगे, तो रेडियो वेव आइनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होके इस टार तक जाएगी, तो हम ऐसे भी कम्युनिकेशन करते हैं। ये कम्युनिकेशन वे क्या था, टार से सैटेलाइट को भेजा, सैटेलाइट से टार। ऐसे हम एक और कम्युनिकेशन का वे होता है कि यहाँ पे आयंस प्रेजेंट होते हैं आइनोस्फीयर में, तो यहाँ पे इन आयंस के थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं। तो अगर सोलर विंड्स अगर बहुत पावरफुल हो जाए इन केस ऑफ जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स, तो उस केस में अगर जो ये आयनोस्फीयर है ये डैमेज हो जाता है, डैमेज हो सकता है। तो ऐसे केस में क्या होगा, तो जो हमारी कम्युनिकेशन है वो इफेक्ट होगी, लॉन्ग रेंज रेडियो कम्युनिकेशन। ओके, देन ऑब्वियसली अगर सोलर विंड स्ट्रांग होगी, तो जो लोअर ऑर्बिट्स में जो सैटेलाइट्स है वो भी डैमेज हो सकते हैं। एंड इवन जो एस्ट्रोनॉट्स जा रहे हैं, जैसे हम इंडिया गगनयान प्लान कर रहे हैं, गगनयान के मैन्ड स्पेस मिशन, तो जो एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पे जाएंगे लोअर ऑर्बिट पे, या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हम प्लान कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो सर्वाइव जो ह्यूमंस होंगे उनकी हेल्थ पे डैमेज हो सकता है सोलर विंड की वजह से। तो ये कुछ है नेगेटिव इम्पैक्ट जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स के। ओके, क्लियर? देन वैन एलन रेडिएशन बेल्ट बता दिया मैंने आपको। ओके, ये शिफ्ट हो रहा है अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ पोल में, बस हमें इतना पता है शिफ्ट हो रहा है बस, और कुछ ज़्यादा नहीं हमें पता करना। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, प्री में पूछ सकती है यूपीएससी, बस एक बार पढ़ लेना इसके बारे में फैक्ट्स। एनी डाउट इस टॉपिक में, मैग्नेटिक फील्ड में? प्लीज़ कोई भी डाउट हो पूछ लो प्लीज़, फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज टू आस्क।
else we'll start with a new topic. टेक्टोनिक्स. टेक्टोनिक्स इंटरेस्टिंग टॉपिक है. ओके, किसी को कोई डाउट प्लीज पूछ लो, else we'll start with a new topic. ओके, क्लियर. ओके, ये बेसिकली बस मैग्नेटिक फील्ड जैसे आपके न्यूज़ में आता रहता है, इसलिए मैंने बताया. यूजली यूपीएससी पूछ भी सकती है, नहीं भी पूछ सकती है. यूजली आजकल यूपीएससी की हैबिट बन गई है कि वो 2-3 साल पुराना करंट भी पूछ लेती है. आई गेस हाँ, जैसे आप पूछ रहे थे ना करंट अफेयर कब से पढ़ना है. अगर आपने 2022 अटेम्प्ट देना है तो आप अभी से ही करंट अफेयर स्टार्ट कर दो. डोंट गो फिर जैसे कहीं इंस्टीट्यूट्स बोलते हैं ना कि सिर्फ लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर पढ़ना चाहिए. ये गलती मत करना. अभी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो अभी से करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर दो. मतलब अभी 2021 जैन है तो पढ़ना स्टार्ट कर दो. यूपीएससी का कुछ नहीं पता, किसी को नहीं पता पेपर कैसे सेट करती है यूपीएससी. आई गेस 2018 के प्री में था या 2019 में. उस साल यूपीएससी ने, अगर आई गेस 2019 का प्री था तो उस साल यूपीएससी ने 2017 का करंट अफेयर भी पूछा हुआ था. ओके, सो डोंट बी लाइक दिस कि हमें सिर्फ लास्ट 1 ईयर का पढ़ना है. आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो जैन से. ओके, मतलब एटलीस्ट 2 ईयर्स का करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए. मतलब ऑलमोस्ट 70% करंट अफेयर सेम होता है, 30% थोड़ा वेरिएशन होएगा. ओके, पर हमेशा बैलेंस भी रखना है हमें प्री में, करंट और स्टैटिक में. किसी साल यूपीएससी पूरा करंट अफेयर पूछ लेगी, किसी साल यूपीएससी पूरा स्टैटिक पूछ लेगी, किसी साल बैलेंस हो सकता है 50-50. तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी काइंड ऑफ सिनेरियोस. ओके, हाँ जी. नहीं नहीं, आप अभी, अब जो जैन वाले होएगा ना, जैन मतलब जैसे देखो करंट अफेयर मैंने करवाई दी है. वैसे जो साइंस एंड टेक मैंने करवाया आपको, वो करंट अफेयर लगा लो, वो सारा कवर्ड है पीछे से. तो आपको अब बस क्या करना है, जो अब जो आएगी ना जैन में, जो आएगी विजन की बुकलेट, उस ऑनवर्ड से सारी बुकलेट्स कर लेना साइंस एंड टेक रिगार्डिंग. ओके, तो आपका साइंस एंड टेक रिलेटेड करंट अफेयर सारा कवर्ड है. मैंने आपको सब अच्छे से कराया. जैन ऑनवर्ड्स करते रहना. देन सिमिलरली जैसे ज्योग्राफी करवाऊंगा, तो ज्योग्राफी का भी करंट अफेयर जब तक क्लास चलेगी तब तक मैं करंट अफेयर सारा अपडेटेड रखूंगा. एंड उसमें भी वही करना, जैन ऑनवर्ड्स ज्योग्राफी भी स्टार्ट कर देना करंट अफेयर. ओके, डोंट वरी, जो मैं करवाऊंगा मैं आपको अपडेटेड ही कराऊंगा सब कुछ. पर जब क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद तो आपको करंट अफेयर पढ़ना है. ओके, ओके, क्लियर. तो बेसिकली आपने बस करंट अफेयर अब स्टार्ट कर देना. आई गेस आज या कल रिलीज हो जाएगी विजन की. अराउंड 2022 के अराउंड ही रिलीज करती है वो. आई गेस दिसंबर वर्जन आएगा अभी. हाँ, दिसंबर की करंट अफेयर आएगा, दिसंबर 2020 का. तो पहले वो पढ़ना. ओके, जैन का नेक्स्ट मंथ आएगा फेब में, तो वो पढ़ लेना. और दो मैंने सब कुछ अपडेटेड रखा है. कुछ चीज़ें हो सकती है मिस आउट हो जाए, तो वो देख लेना. कुछ नहीं समझ आए तो पूछ भी सकते हो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, टेक्टोनिक्स. इसलिए टेक्टोनिक्स बेसिकली अभी तक हमने क्या किया था, हमने यूनिवर्स के बारे में पढ़ा, अर्थ के बारे में, और अभी हमने अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़ लिया, राइट. बट नाउ एज अ ज्योग्राफी स्टूडेंट हमारा मेन पर्पस होता है हमें अर्थ के सरफेस पे क्या है वो स्टडी करना है. तो अर्थ के सरफेस पे क्या होएगा बेसिकली, अब अर्थ क्या था, बैरन रॉक था. वहां से अब हमें क्या बना, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस. ओके, तो पहले पहले क्या सबसे बने, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस. आई होप आपके पास एटलस है. एटलस में आप देख सकते हो देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स.
ओके, 7 कॉन्टिनेंट्स, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया। बेसिकली ये यहाँ पे डिवाइडेड लाइन है, बेसिकली कनेक्टेड है ये दोनों। ओके, पर यहाँ पे यूराल माउंटेन्स है, तो यूराल माउंटेन्स के वेस्ट साइड यूरोप है और ईस्ट साइड वो है एशिया। पर जो रशिया है, रशिया दोनों कंट्रीज का, दोनों कॉन्टिनेंट्स का पार्ट है, यूरोप का भी, एशिया का भी। ओके, देन वी हैव यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया एक अलग कॉन्टिनेंट और एक अंटार्कटिका। ये 7 कॉन्टिनेंट्स है। एंड ओशंस कौन कौन सी है? यहाँ पे ओशन एक अटलांटिक, इंडियन ओशन, देन आर्कटिक ओशन, देन यहाँ पे पैसिफिक, ये भी पैसिफिक है इधर। ओके, और ये सर्दर्न ओशन। सो वी हैव 5, 1 2 3 4 5। ओके, so we have 5 oceans and 7 continents. Okay, I hope ये distribution आपको clear है। ये मैप बनाना भी सीख लेना। सर्कम पैसिफिक, ओके, वो अभी नहीं बताऊंगा, मैं बता दूंगा आपको बाद में। अभी पढ़ना है वो भी हमने, सर्कम पैसिफिक भी पढ़ेंगे। मतलब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ऐसे नॉलेज ओवरलोड नहीं करनी है एक साथ। ओके, आई विल टेल यू सर्कम पैसिफिक। आई गेस आपने ज्योग्राफी पहले पढ़ी नहीं ना, एक टर्म होती है रिंग ऑफ फायर। चलो जब करेंगे तभी बताऊंगा। ओके, तो अभी हमने फर्स्ट हम देखेंगे क्या कहते हैं, हाउ दीज कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस वर फॉर्म्ड एंड हाउ दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड। अभी हमें प्रेजेंट में कैसे दिख रहा है? प्रेजेंट में ऐसे दिख रहे हैं कॉन्टिनेंट्स, राइट? प्रेजेंट में हमें कॉन्टिनेंट्स ऐसे दिख रहे हैं, पर पास्ट में क्या थे? पास्ट में ये पूरा अर्थ और ये सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़े हुए थे। मतलब यहाँ नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया, ये अंटार्कटिका, ये एशिया, देन अफ्रीका, पहले पास्ट में जुड़े हुए थे, पर आज ये प्रेजेंट में ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक होएगा बेसिकली अंडर टेक्टोनिक्स टॉपिक हम क्या पढ़ते हैं? बेसिकली स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जो प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स है वो कैसे आई। सो डिफरेंट थ्योरीज हैव बीन propounded, different theories have been propounded to explain this distribution. Okay, तो बेसिकली हम ये पढ़ेंगे आज। सो व्हाट आर दीज थ्योरीज? और आपको एक फैक्ट पता होगा, जो अर्थ है, अर्थ का जो क्रस्ट है 29% क्रस्ट क्या है? कॉन्टिनेंट्स है, एंड जो रेस्ट 71% है वो क्या है? ओशंस है। तो अर्थ के सरफेस का 29% एरिया कॉन्टिनेंट्स ऑक्यूपाई करते हैं, बाकी 71% ओशंस ऑक्यूपाई करते हैं। ओके, ये फैक्ट थोड़ा पता होना चाहिए। क्लियर? सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक टेक्टोनिक्स। सो बेसिकली टेक्टोनिक्स क्या है? इट इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड प्रोसेसेस दैट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। क्लियर? तो बेसिकली हम क्या क्या थ्योरीज पढ़ेंगे इसके अंदर जो एनसीईआरटी में मेंशन है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, प्लेट टेक्टोनिक्स, कन्वेक्शन करंट थ्योरी। ये 4 थ्योरीज हैं। Okay, these 4 theories would be studied. Okay, so let's start with the first topic, continental drift theory. तो फर्स्ट थ्योरी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी टू एक्सप्लेन the present distribution of oceans and continents. Okay, so basically, so what this theory was given by Alfred Wegener. ये नाम पता होना चाहिए, ये 1912-13 में दी थी। ओके, थ्योरी वैसे भी पता होना चाहिए और ऐसे भी। ओके, सो बेसिकली अल्फ्रेड वेगनर ने कहा था
अगर आपको याद हो जियोलॉजिकल टाइम स्केल, उसमें था पोस्ट कैम्ब्रियन फेनेरोजोइक वाला जो एरा था, उसमें क्या था, हमने उसे 3 इयॉन्स में डिवाइड किए थे, पेलियोजोइक, मिजो एंड सीनो। तो पेलियोजोइक में थे कॉस डीसीपी, राइट। तो ये पर्मियन एंड ये कार्बोनिफेरस। सिमिलरली मेसोजोइक में ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। ओके, तो अब ये टर्म्स यूज होगी मेसोजोइक एंड पर्मियन। तो अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड वेगनर क्या था, पर्मियन पीरियड में जो अर्थ था, अर्थ और जो सारे कॉन्टिनेंट्स थे वो सारे कॉन्टिनेंट्स जुड़े हुए थे। सो देयर वाज वन सुपर कॉन्टिनेंट। ओके, जैसे आज प्रेजेंट टाइम में हमें 7 कॉन्टिनेंट्स मिलते हैं। अगर ये प्रेजेंट है 7 कॉन्टिनेंट्स, पर पर्मियन पीरियड में क्या था, देयर वाज ओनली वन सुपर कॉन्टिनेंट। तो ऑल दोस कॉन्टिनेंट्स वर जॉइंड टुगेदर। उस कॉन्टिनेंट को हम क्या बोलते थे, पेंजिया। एंड इट वाज सराउंडेड बाय वन लार्ज वाटर बॉडी जिसको बोलते हैं ना पैंथेलासा। ओके, क्लियर। पेंजिया ऐसा दिखता था कुछ पर्मियन पीरियड में, ऐसा कुछ दिख सॉरी ऐसा कुछ दिखता था, वन लार्ज कॉन्टिनेंट। ओके, पर्मियन पीरियड में। तो ये एम्पायर क्या है, 225 million years ago. Okay, it was surrounded by huge water body which was known as Panthalassa. Okay, so waiting एक second, one second, just hold on. Okay, so after, so इस पीरियड में उसने कहा कि पेंजिया बॉडी थी. ओके, सो नाउ आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपेंड, दिस पेंजिया ब्रोक अप. ये पेंजिया थी, पेंजिया it broke up and it converted into 2 parts. नॉर्दर्न पार्ट को हम बोलते थे अंगारा लैंड या फिर लोरेशिया, सॉरी लोरेशिया। ओके, इसको हम बोलते थे, सर्दर्न पार्ट वाले को बोलते थे गोंडवाना लैंड। और जो ये वाटर बॉडी बीच में थी इसको हम बोलते थे तेथिस सी। ओके, तो पेंजिया क्या हुआ, पेंजिया ब्रोक अप into 2 parts and it resulted into formation of अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड। एंड जो वाटर बॉडी सेपरेट करती है इन्हें उसे बोलते हैं तेथिस सी। ओके, ऐसा कुछ था। तो ट्रायसिक पीरियड कौन सा था, मेसोजोइक वाला। जो मेसोजोइक में कहाँ गया, मेसोजोइक में क्या था, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। क्लियर। तो ट्रायसिक पीरियड में क्या हुआ, इट ब्रोक इनटू 2 पार्ट्स, लोरेशिया या अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड। और इसके बीच में क्या थी, तेथिस सी। क्लियर। नो 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 नो, बस ये सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन के लिए। आपको बस ये याद रखना होगा कि, बस ये याद रखो कि अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड वेगनर, इन Mesozoic era में 2 bodies were existing, Laurasia and Angara land. बस इतना आपको बचा, it was separated by Tethys Sea. बस इतना पता होना चाहिए आपको बस. And then after that what happened, these continents started moving, started separating, मतलब ये further breakup होता रहा, Laurasia and Gondwana land, and finally आज की जो present distribution है, जो present distribution of oceans and continents है वो form हुआ. Okay, so next stage क्या था, it got further broke up and this led to the formation of present continents and oceans. तो present continents कितने, 7, oceans कितने, 5. ओके, तो ये है बेसिकली थ्योरी का मेन एम्फेसिस। उसने कहा था मेसोजोइक एरा में
अंगारा लैंड था, ओके, गोंडवाना लैंड, एंड इट उस पीरियड के बाद इट स्टार्टेड ब्रेकिंग अप एंड इट रिजल्टेड इन प्रेजेंट कॉन्टिनेंट एंड ओशंस। ओके, ये है बेसिकली थ्योरी का मेन प्रीमाइस। तो उस बेसिकली थ्योरी ने क्या कहा, इट सेड कि टू फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग ऑफ अंगारा लैंड या लोरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। सो वो दो फोर्सेस कौन सी थी, इक्वेटरवर्ड फोर्स एंड westward force. Okay, these are two forces. Basically equatorward force क्या थी, सपोज यहाँ पे लैंड, ये इक्वेटर है, तो यहाँ पे सपोज गोंडवाना लैंड प्रेजेंट था, और सपोज यहाँ पे लोरेशिया। तो इक्वेटरवर्ड फोर्स क्या थी, इक्वेटरवर्ड फोर्स क्या कर रही थी, इनको टुवर्ड्स इक्वेटर पुल कर रही थी। तो बेसिकली इक्वेटरवर्ड फोर्स क्या, बेसिकली नथिंग बट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमें पता है अर्थ के जियोइड शेप है, तो हमें पता है इक्वेटर पे जो सॉरी पोल्स वाली एरिया है वहाँ पे ग्रेविटी फोर्स ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड वेगनर, वो उसके अकॉर्डिंग क्या था कि ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ दीज कॉन्टिनेंट्स स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द इक्वेटर। ओके, तो उस फोर्स का क्या है, इक्वेटरवर्ड फोर्स का है। एंड साथ साथ उसने वेस्टवर्ड फोर्स के बेसिकली दीज आर एसोसिएटेड विद टाइडल फोर्स। तो उसने कहा कि जो अर्थ है, हमें पता है अर्थ कैसे रोटेट करता है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। आई होप ये आप सबको पता है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में अर्थ रोटेट करता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। ओके, सो नाउ और एक टाइडल कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये अर्थ है, ये मून है। तो सपोज अर्थ पे यहाँ पे वाटर पार्टिकल प्रेजेंट है, ओके, तो मून क्या करेगा, मून अपनी ग्रेविटेशनल पुल से इस वाटर पार्टिकल्स को अपलिफ्ट करेगा। ओके, तो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से क्या होएगा, जो वाटर पार्टिकल्स है वो ऐसे हमें राइज होते दिखेंगे अर्थ के सरफेस पे। वो बेसिकली राइज क्यों हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून। तो ऐसे फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, टाइडल फोर्स। ओके, टाइड्स बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड वेगनर, उसने कहा कि ये सेम चीज अगर हम देखें, उसने कहा कि अर्थ के सरफेस पे कैसा स्ट्रक्चर है, ये कॉन्टिनेंट्स, ये ओशन, कॉन्टिनेंट ओशन, कॉन्टिनेंट ओशन। तो अगर हम, ये अर्थ का सरफेस है, ये कॉन्टिनेंट्स ऐसे होंगे, अगर हम देखें ये कॉन्टिनेंट वाला एरिया, ये ओशन, राइट, ये कॉन्टिनेंट। तो अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड वेगनर क्या कहता है, जो अर्थ का सरफेस है, अर्थ का सरफेस क्या है, वो तो रोटेट कर ही रहा है, पर मून की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से क्या हो रहा है, जो ये कॉन्टिनेंट है इसको अपनी तरफ अपलिफ्ट कर रहा है। तो जो ये वाला सरफेस है ये तो आगे मूव कर रहा है, पर जो कॉन्टिनेंट्स है वो वहीं पर ही स्टिल है, वो मूव नहीं कर रहे। तो सपोज ये वाला कॉन्टिनेंट है यहाँ पे, राइट, पर हमें पता है कॉन्टिनेंट इस पोजीशन में रुक गया है, क्यों, क्योंकि इसको थोड़ा सा अपलिफ्ट कर दिया है मून ने ग्रेविटेशनल पुल से, टाइडल पुल से। पर जो अर्थ का नीचे वाला सरफेस है वो ऐसे मूव कर गया। तो अर्थ तो मूव कर गया, देखो देखो ये वाला पॉइंट है, ये अर्थ का सरफेस है और ये कॉन्टिनेंट है उसके ऊपर। तो अर्थ तो मूव कर रहा है, ये वाला पॉइंट आफ्टर सम टाइम क्या होएगा, आफ्टर सम टाइम ये वाला पॉइंट इधर मूव कर जाएगा। पर जो ये कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल, ये आफ्टर सम टाइम भी यहीं पर ही रहेगा, सेम पोजीशन। तो हमें कैसा दिख रहा है, अगर हम इस पॉइंट के रिस्पेक्टिव में देखें, तो हमें लगे कि ये वाला पॉइंट इस डायरेक्शन में मूव कर गया, वेस्ट डायरेक्शन में, राइट। तो एल्फ्रेड ने कहा कि बिकॉज ऑफ टाइडल पुल ऑफ मून दीज कॉन्टिनेंट्स मूव इन वेस्ट डायरेक्शन। ओके, आई होप ये क्लियर है, दो फोर्सेस, इक्वेटरवर्ड एंड वेस्टवर्ड। कोई डाउट इन दीज टू फोर्सेस, वेस्टवर्ड एंड इक्वेटरवर्ड फोर्स?
क्लियर? एनी डाउट प्लीज टू आस्क अगर है तो। ओके, आई होप क्लियर ही होगा अगर किसी का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। ओके, तो बेसिकली इसने क्या कहा, बिकॉज ऑफ दीज टू फोर्सेस, जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड है, इट गॉट स्प्लिटेड, इट, यस, दीज फोर्सेस आर ऑन बोथ कॉन्टिनेंट एंड ओशंस, इसलिए हम ऐसे बोलते हैं। ओके, तो बेसिकली क्या हुआ, तो जब मेसोजोइक एरा में क्या था, लोरेशिया एंड गोंडवाना लैंड था सेपरेटेड बाय टेथिस सी, तो बिकॉज ऑफ दीज टू फोर्सेस, इक्वेटरवर्ड फोर्स एंड वेस्टवर्ड फोर्स, राइट, तो ये जो था ये फर्दर ब्रेकअप होके, इट गॉट फर्दर ब्रेकअप एंड इट रिजल्टेड इनटू प्रेजेंट, ऐसे ब्रेकअप हुआ। देन अब देखो, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए है, हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो हाँ देखो, अब देखो यहाँ पे ये नॉर्थ अमेरिका और ये यूरोप, ये दोनों भी अटैच्ड हैं। तो बिकॉज ऑफ वेस्टवर्ड फोर्स क्या हुआ, नॉर्थ अमेरिका देखो इधर मूव करना स्टार्ट करके, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, तो ये देखो नॉर्थ अमेरिका और इधर मूव कर रहा है, यूरोप, अब देखो गैप आ रहा है ना इनके बीच में, देखो अब ये पूरा मूव कर गया, इसको ऐसे ऐसे मान लो, ये देखो यहाँ पे देखो ये पेंजिया एक है। ओके, तो आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपन, यहाँ पे अच्छे से नहीं दिख रहा, आई होप ये क्लियर है आपको। ये देखो नॉर्थ अमेरिका और वेस्टवर्ड मूव किया, और फाइनली ये और वेस्ट डायरेक्शन मूव किया, नॉर्थ अमेरिका बिल्कुल अलग हो गया यूरोप और एशिया से। सिमिलरली अगर हम साउथ में देखें, गोंडवाना लैंड में क्या है, ये साउथ अमेरिका और ये अफ्रीका अटैच्ड है। तो अब देखो साउथ अमेरिका अलग हो रहा है, बाउंड्री बन रही है अफ्रीका की भी, साउथ साउथ अमेरिका अफ्रीका, अभी और सेपरेट हो गए साउथ अमेरिका अफ्रीका, एंड फाइनली साउथ अमेरिका अफ्रीका। तो ये वेस्ट पर डायरेक्शन मूवमेंट होगी। सिमिलरली इक्वेटर पर देखिए अगर हम, तो इक्वेटर पर देखो, जो ये इंडिया वाला पार्ट है अभी के इक्वेटर से नीचे है, और आफ्टर सम टाइम देखो ये और ऊपर क्लोज आ गए इक्वेटर के, और सम टाइम आफ्टर सम टाइम देखो ये बिल्कुल और पास आ गए इक्वेटर के। ओके, अब इक्वेटर लाइन पे क्रॉस करके, एंड विद टाइम क्या हो जाएगा, इक्वेटर के ऊपर ही पहुंच गया इंडिया। तो मूवमेंट कैसी हुई, इक्वेटरवर्ड एंड वेस्टवर्ड डायरेक्शन। ओके, सो बेसिकली हमें क्या पता होना चाहिए, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड था, इट गॉट फर्दर ब्रोक अप, ये मेसोजोइक एरा था, बट प्रेजेंट टाइम में इट रिजल्टेड इनटू फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, एंड टू फोर्सेस वर रिस्पॉन्सिबल, विच टू फोर्सेस, इक्वेटरवर्ड एंड वेस्टवर्ड फोर्स। ओके, तो ये था बेसिकली अल्फ्रेड का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कि कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट करके। तो इसकी सपोर्ट में उसने कुछ एविडेंसेस दिए थे टू प्रूव कि हाँ जो मैं थ्योरी दी है कि वो सही है। तो बेसिकली एविडेंसेस क्या थे, यहाँ से बता देता हूँ आपको। उसने कहा कि अगर हम देखें, जो फिजिकल फीचर्स देखें, अगर हम साउथ अमेरिका और अफ्रीका को अगर हम जोड़ दें, तो हम देखेंगे कि ये दोनों आपस में जुड़ सकते हैं। साउथ अमेरिका कैसा है, साउथ अमेरिका ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है साउथ अमेरिका, सॉरी सॉरी आई एम सॉरी, मतलब अगर हम यहाँ पे डायग्राम में देखें, ये को साउथ अमेरिका की लाइन ऐसी है और अफ्रीका की ऐसी है, तो उसने कहा कि यस जिक्सॉ फिट, उसने कहा कि अगर हम साउथ अमेरिका और अफ्रीका को ज्वाइन करते तो ये जिक्सॉ फिट होते हैं। जिक्सॉ फिट कैसे होते हैं, ऐसा कुछ होता है जिक्सॉ फिट, अगर हम इन इसे और इसे ज्वाइन करते हैं तो हमें कैसा मिलेगा, ऐसा कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ मिला, तो ये ज्वाइन हो गए। तो सिमिलरली ऐसी अगर हम साउथ अमेरिका की लाइन देखें, कोस्ट लाइन, और अफ्रीका की कोस्ट लाइन देखें, तो हमें ये सिमिलैरिटी दिख रही है, कि मतलब शो करे कि ये पास में जुड़े हुए थे
और सेपरेट हो गए। ओके, तो साउथ अमेरिका और अफ्रीका ज्वाइन कर तो ये एक सिंगल लैंड मास क्रिएट कर सकता है। सो दिस वाज वन ऑफ द रीजन, एक ये रीजन दिया था फिजिकल फीचर्स। देन सिमिलरली और के रीजन दिए, उन्होंने कहा कि अब देखो ये नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे कोई माउंटेन्स थे। ओके, ऐसी एक माउंटेन्स यहाँ पे थे यूरोप में। तो पहले जब जुड़े हुए थे तो ये एक माउंटेन, एक पूरा कॉन्टिन्यूस माउंटेन थी, माउंटेन लाइन। पर जब ये सेपरेट हो गए, सो व्हाट वी फाइंड, जो माउंटेन लाइन यहाँ पे है वही माउंटेन लाइन यहाँ पे है, मतलब दोनों के रॉक सेम है, रॉक का स्ट्रक्चर सेम है। तो ये एक अलग एविडेंस दिया कि जो नॉर्थ अमेरिका में, ये नॉर्थ अमेरिका, ये यूरोप, तो ये नॉर्थ अमेरिका में जो ये माउंटेन्स है, कौन से, एपलेचियन माउंटेन्स, और जो ये यूरोप के जो यहाँ पे स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स, कहा कि अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करते तो इट विल फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, या फिर बेसिकली दे आर पार्ट ऑफ सिंगल माउंटेन चेन, वो फॉर्म होगी। एंड ऑल्सो जो जो ये भी जो टाइप ऑफ रॉक्स इन माउंटेन्स में मिल रहे हैं, वही सेम टाइप ऑफ रॉक्स इन माउंटेन्स में है, सो दे हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। तो ये एक उसने एविडेंस दिया कि पहले जुड़े हुए थे अब सेपरेट हो गए। एविडेंस उसने प्रूव करना ना कि पहले जुड़े थे अब सेपरेट हो गए, तो उसने एक ये एविडेंस दिया, एपलेचियन माउंटेन्स एंड स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स, इनको ज्वाइन करते तो हम एक सिंगल माउंटेन चेन बन जाएगी। ओके, जिक्सॉ फिट उसने एग्जांपल दिया, जिक्सॉ फिट एंड माउंटेन रेंजेस, ये उसने एविडेंस दिए। फिर उसने एविडेंस दिए बोटानिकल एविडेंस, मतलब प्लांट से रिलेटेड एविडेंस। उसने कहा कि सिमिलर काइंड ऑफ प्लांट्स, एक वेजिटेशन है ग्लोसोपिटेरिस वेजिटेशन, जैसे हम पाइन ट्री देखते हैं, ऐसी एक वेजिटेशन है ग्लोसोप्टेरिस वेजिटेशन। उसने कहा ये सारी वेजिटेशन इन सभी आइलैंड, सभी कॉन्टिनेंट्स में मिलती है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इन सब में। उसने ये कहा, तो वो कह किया कि ये पॉसिबल तभी है, अब हमें पता है प्लांट्स है वो माइग्रेट नहीं कर सकते। प्लांट्स अगर एक एरिया से दूसरे एरिया में जा सकते हैं, पर अगर दो एरिया अलग अलग है, बीच में बहुत हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर है, या कोई ओशन प्रेजेंट है, तो जो ये प्लांट यहाँ पे है, ये वाला प्लांट यहाँ पे तो नहीं जा सकता, राइट। तो इसने कहा कि हमें सिमिलर काइंड ऑफ वेजिटेशन प्लांट मिल रहे हैं साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो इसका रीजन तभी हो सकता है अगर ये पास में जुड़े हुए थे, ये सारे साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया जुड़े हुए थे पास में। देखो ये सारे जुड़े हुए थे, तभी पॉसिबल है एक ही टाइप ऑफ वेजिटेशन, ग्लोसोपोटेरिस वेजिटेशन। ओके, तो इसने बोटानिकल एविडेंस दिया। सिमिलरली उसने एविडेंस क्या दिया फॉसिल्स का, मतलब एनिमल्स के फॉसिल्स के। फॉसिल्स ये होते हैं ना, फॉसिल्स के होते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर। जब जब हमारी डेड बॉडी होती है, वो जब डिकम्पोज करती है, खराब होनी स्टार्ट होती है, तो वो फॉसिल्स बनाते हैं, उसको हम फॉसिल्स बोलते हैं बेसिकली। ओके, तो उसने प्लांट्स का एग्जांपल दिया, फिर उसने सिमिलरली एनिमल्स का एग्जांपल दिया। तो एक वन काइंड ऑफ एनिमल्स इज लेमर्स। तो लेमर्स उस कहाँ मिलते हैं, इंडिया, मेडागास्कर, अफ्रीका। सिमिलरली एक और मेसोसॉरस है, वो हमें कहाँ मिले, साउथ अफ्रीका एंड ब्राजील में। ओके, तो बेसिकली ये कौन से मेसोसॉरस एनिमल, ये हमें साउथ अमेरिका और अफ्रीका में मिल रहे हैं। सिमिलरली, राइट, यहाँ इन दो एरियाज में मिल रहे हैं। सिमिलरली अगर हम देखें, ये जो एनिमल है लिस्ट्रोसॉरस, ये कहाँ मिल रहा है, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका और माडागास्कर। सिमिलरली ग्लोसोपिटेरिस वेजिटेशन, ये कहाँ पे मिल रहा है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। ओके, ऐसे डायग्राम से भी याद कर सकते हैं। क्लियर, उसने ये एविडेंस दिए। देन उसने फिर एविडेंस दिया टिलाइट डिपॉजिट्स। टिलाइट डिपॉजिट्स बेसिकली होते हैं जब ग्लेशियर्स होते हैं ना, अभी हम पढ़ेंगे आगे ग्लेशियर्स। तो ग्लेशियर्स क्या करते हैं, जब
वो डाउन दी स्लोप मूव करते हैं, तो ग्लेशियर्स क्या करते हैं, तो जो बीच उसके रास्ते में जो पत्थर वगैरह होते हैं वो पत्थर को पिक करते हैं, प्लग करते हैं और अपने अंदर कैरी करते हैं। तो जैसे वो डाउन स्लोप मूव कर रहे हैं तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, ग्लेशियर वही पत्थर अभी भी उसके अंदर है डिपॉजिट्स, पर आफ्टर सम टाइम क्या होगा, जब अगर सपोज टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो ये ग्लेशियर मेल्ट कर जाएगा, तो सारा पानी तो रन अवे कर गया, पर जो पत्थर वगैरह थे वो सारे डिपॉजिट हो जाएंगे ग्राउंड पे। तो जब वो ग्राउंड पे डिपॉजिट होते हैं, ओके, तो ऐसे डिपॉजिट्स को हम बोलते हैं टिल्स, टिलाइट डिपॉजिट्स। ओके, ये हम पढ़ेंगे जब हम ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स करेंगे। ओके, तो हमें इंडिया में ग्लेशियल डिपॉजिट्स मिलते हैं, बेसिकली टिलाइट डिपॉजिट्स। तो अब देखो, अब ये पॉसिबल, अब देखो इंडिया में हमें, इंडिया की लोकेशन देखो, इस डायरेक्शन में, इस मैप में अगर हम देखें, ये इक्वेटर है, इंडिया कहाँ पे, इक्वेटर के पास है। और हमें पता है इंडिया में अगर हम चंडीगढ़ बैठे हैं, चंडीगढ़ में वहाँ पे अभी कोई ग्लेशियर नहीं है, कोई ठंड नहीं है। हमें ग्लेशियर कहाँ मिलते हैं, स्नोफॉल कहाँ पे हमें मिलती है, हमें मिलती है माउंटेन्स में, चंडीगढ़ में नहीं है। पर चंडीगढ़ में भी हमें अगर टिलाइट डिपॉजिट्स मिलते हैं, तो इसलिए क्या शो कर रहा है कि जो इंडिया है कभी किसी टाइम पे ये पोलर एरियाज के पास रहेगा। हम पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी में, पोलर एरियाज कहते हैं ठंडे वाले एरिया होते हैं, तो वहाँ पे ग्लेशियर्स फॉर्म होते हैं। तो ऑब्वियसली इंडिया पास्ट में वहाँ पे रहेगा, तभी ऐसे डिपॉजिट्स हमें इंडिया में मिल रहे हैं। तो ये भी प्रूव कर रहा है कि कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट करे हैं। ओके, तो उसने ये एविडेंस दिए थे। प्लेसर डिपॉजिट्स क्या है, इसीलिए क्या होता है, सपोज ये गोल्ड गोल्ड है, ओके, यहाँ पे बारिश हुई, तो बारिश हुई तो जो पानी है, पानी में थोड़े गोल्ड मटेरियल्स, गोल्ड डिपॉजिट होएगा। तो रिवर फ्लो कर रही है, तो रिवर जब फ्लो कर रही है तो रिवर क्या होगी, एक किसी एक लोकेशन पे जाके जो भी उसने डिपॉजिट्स होंगे उसके अंदर सेडिमेंट्स होंगे, गोल्ड सिल्वर कुछ भी होगा वहाँ पे डिपॉजिट कर देंगे। तो ऐसे डिपॉजिट को हम बोलते हैं प्लेसर डिपॉजिट्स। प्लेसर डिपॉजिट मतलब जिसमें गोल्ड प्रेजेंट होता है। तो हमें एक्चुअली वर्ल्ड में क्या मिलता है, डायग्राम बना देता हूँ। जो हमें है, तो हमें यहाँ पे इस वाले को, इस एरिया पे हमें यहाँ पे प्लेसर डिपॉजिट्स मिल रहे हैं, पर पर हमें कोई, इन एरिया पे कोई गोल्ड का सोर्स नहीं है, मतलब कोई सॉरी, गोल्ड माइन प्रेजेंट नहीं है। और गोल्ड माइन कहाँ पे प्रेजेंट है, इस एरिया में। तो मतलब ये तभी पॉसिबल हो सकता है अगर पास्ट में ये दोनों जुड़े होंगे, यहाँ पे गोल्ड माइन थी, ओके, तो रिवर फ्लो करी, थैंक यू, यहाँ पे गोल्ड माइन प्रेजेंट थी एंड रिवर फ्लो करी, तो रिवर ने गोल्ड को कैरी किया और अफ्रीका में जाके डिपॉजिट करा दिया, तभी पॉसिबल है। ओके, क्योंकि हमें यहाँ पे गोल्ड डिपॉजिट्स मिल रहे हैं पर कोई सोर्स नहीं है। सोर्स कहाँ पे मिल रहा है गोल्ड का, हमें साउथ अमेरिका में। तो इसने एक ये एविडेंस दिया। सो दीज वर द एविडेंसेस बेसिकली टू प्रूव कि ये सारे कॉन्टिनेंट्स पहले जुड़े हुए थे और अब ब्रेक करके ड्रिफ्ट कर गए, मतलब मूव कर गए। तो उसने ये एविडेंसेस दिए। आई होप ये एविडेंसेस क्लियर, एनी डाउट इन दिस? क्लियर ये एविडेंसेस? क्लियर? ओके, सो बेसिकली दीज वर द एविडेंसेस जो अल्फ्रेड ने प्रोवाइड किए थे। ओके, तो अल्फ्रेड ने क्या कहा था, सिंपली पेंजिया था सराउंडेड बाय पैंथेलसा, वो ब्रेकअप हुआ अंकारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड में, एंड फिर फर्दर ब्रेकअप हुआ
जो प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स है। और उसने कहा था 2 फोर्सेस थी रिस्पॉन्सिबल, इक्वेटरवर्ड एंड वेस्टवर्ड। और अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए उसने कुछ एविडेंसेस दिए जो हमने देखे, फिजिकल एविडेंसेस, देन टिलाइट्स वाले, देन उसने एविडेंस दिया फॉसिल रिगार्डिंग, फॉसिल में प्लांट्स एंड एनिमल्स के, ये एविडेंस दिए उसने, राइट। ये उसने बेसिकली एविडेंसेस दिए। तो एंड प्लेसर डिपॉजिट्स, तो ये इसकी थ्योरी थी। तो अब इसका क्रिटिसिज्म क्या है? देखो, हर थ्योरी का क्रिटिसिज्म होएगा। इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म था फर्स्ट की जो उसने फोर्सेस यूज की, इक्वेटरवर्ड एंड वेस्टवर्ड फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट साइंटिस्ट, जो ये दो फोर्सेस है, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू मूव कॉन्टिनेंट्स, बिकॉज कॉन्टिनेंट्स बहुत बहुत बड़े होते हैं, ह्यूज ह्यूज लैंड मास। तो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, जो इसने फोर्सेस एज्यूम की थी इक्वेटरवर्ड एंड वेस्टवर्ड, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू मूव कॉन्टिनेंट्स, मूव लैंड मास ऑफ साइज ऑफ कॉन्टिनेंट्स। ओके, फर्स्ट ये इसके वो क्रिटिसिज्म था। ओके, देन सेकंड क्रिटिसिज्म वाज कि जो उसने जिक्सॉ फिट कहा था, जो जिक्सॉ फिट कहा था उसने, वो एक्चुअल में मैच जो भी प्रेजेंट कोस्ट लाइन है, अभी प्रेजेंट कोस्ट लाइन हमें कैसे दिखती है, ऐसे दिख रही है। तो अगर हम अभी ज्वाइन करें तो ऐसे जिक्सॉ फिट नहीं हो पाता जैसे अल्फ्रेड ने कहा था। पर अगर हम 1000 फैथम लाइन को कंसिडर करें, 1000 फैथम लाइन के, फैथम बेसिकली ज्योग्राफी में हम टर्म यूज करते हैं, जैसे हम मीटर यूज करते हैं इसी फैथम यूज करते हैं। तो उसने तो एक्सपर्ट्स ने क्या कहा है, अगर हम कोस्ट लाइन से 1000 फैथम लाइन को बनाए और फिर ज्वाइन करेंगे एक, जो ये 1000 फैथम लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली 1000 फैथम वाली लाइन, इनको ज्वाइन करेंगे तब प्रॉपर जिक्सॉ फिट होता है। पर जैसे अल्फ्रेड ने कहा था कि नहीं, जो ये वाली कोस्ट लाइन है और ये वाली कोस्ट लाइन को ज्वाइन करेंगे तब तब जिक्सॉ फिट होता है। पर एक्सपर्ट्स करेंगे अब 1000 फैथम लाइन को कंसिडर करेंगे तब जाके जिक्सॉ फिट होता है। ओके, तो ये सेकंड क्रिटिसिज्म था। क्लियर? और एक और क्रिटिसिज्म है कि अल्फ्रेड ने कुछ नहीं बताया कि मेसोजोइक से पहले क्या था। उसने बस यही बोला है ना कि मेसोजोइक एरा में क्या था, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, और फिर स्प्लिट हो गए। पर उससे पहले क्या था कॉन्टिनेंट्स, इसके बारे में कुछ नहीं बोलता अल्फ्रेड। अल्फ्रेड बस मेसोजोइक से स्टार्ट कर रहा है और बता रहा है प्रेजेंट प्रेजेंट में कैसे है। पर हमें पता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल 4.6 बिलियन ईयर्स, कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, देन कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन में पेलोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक और ये प्रेजेंट। तो अल्फ्रेड बस यहाँ से बता रहा है हमें कॉन्टिनेंट की डिस्ट्रीब्यूशन, बट व्हाट अबाउट पहले, इसके बारे में कुछ नहीं बोलता। बस ये थर्ड क्रिटिसिज्म है। क्लियर? इतना ही आपको पता होना चाहिए। ओके, क्लियर? ये 3 क्रिटिसिज्म इसकी थ्योरी के, कि एक तो फोर्स नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा कि कॉन्टिनेंट्स मूव कैसे कर रहे हैं, सेकंड जिक्सॉ फिट पे, एंड थर्ड इज मेसोजोइक को इसने एज अ वो माना था, बेंचमार्क लाइन, पर उससे पहले का कुछ नहीं बोलता। पर हमेशा याद रखना, जब भी आपने कंक्लूड करना है थ्योरी को, हमेशा पॉजिटिव वे से करो कि ऑल्दो देयर वर सम देयर वर although Alfred's theory has been his theory has been criticized on above factors, but he should be appreciated for being pioneer. Pioneer नहीं लिखना तो you can write for, he should be appreciated for initiating research in understanding present distribution of
in understanding distribution of oceans and continents. तो हमें इसको एक्नॉलेज भी करना है, बिकॉज अगर अल्फ्रेड ना अगर ये ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स के बारे में स्टडी करता तो फिर बाकी थ्योरीज भी ना आ पाती, क्योंकि बाकी थ्योरीज ने क्या किया, इस पे बिल्डअप किया है, तो इसके क्रिटिसिज्म पे वर्क किया उन्होंने, फिर उन्होंने बेटर सोल्यूशन ढूंढा। तो ही शुड बी एक्नॉलेज कि इसने इनिशिएट किया इस फील्ड में डिस्कशन करना। ठीक है, क्रिटिसिज्म थे उसके टाइम पे, पर उस टाइम पे टेक्नोलॉजीज भी नहीं थी। ओके, क्लियर? तो ये था बेसिकली। तो इसके बाद फिर इस पे वर्क करने के लिए अगली थ्योरी आई कन्वेक्शन करंट थ्योरी। आई होप एल्फ्रेड का क्लियर हो गया आप सबको। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ एल्फ्रेड वेगनर। एनी डाउट इन दैट? है तो कोई पूछ लो प्लीज, कोई भी डाउट हो फिर मैं आपको नेक्स्ट थ्योरी बताऊं। क्लियर? ओके, देखो ज्योग्राफी में यही रहेगा, इजी है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो फिर इजी है, फिर मुश्किल नहीं है। ओके, सो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बाय एल्फ्रेड वेगनर। इसके बाद थ्योरी आई थी कन्वेक्शन करंट थ्योरी। ये थ्योरी थी आर्थर होम्स। बेसिकली इसने कन्वेक्शन करंट थ्योरी इसने इसलिए एल्फ्रेड वेगनर ने क्या कहा था, फोर्सेस इक्वेटरवर्ड फोर्स एंड वेस्टवर्ड फोर्स ये रिस्पॉन्सिबल थी। पर आर्थर होम्स क्या कहते हैं कि जो मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स है इट इज बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन करंट जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में हो रहे हैं। बेसिकली कैसे, कैसे अच्छे से डायग्राम बनाता हूँ। ये अर्थ का सरफेस, ये मेंटल, ये कोर। ओके, ये सरफेस जहाँ पे कॉन्टिनेंट्स प्रेजेंट है। ओके, तो एल्फ्रेड तो ये आर्थर होम्स क्या कहते हैं, बेसिकली इट सेज मेंटल कोर बाउंड्री पे बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो रॉक्स प्रेजेंट है, रॉक्स बेसिकली मेल्ट हो जाते हैं। दे मेल्ट बिकॉज हाइट, बिकॉज हमें पता है सरफेस से जैसे कोर मूव करते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ओके, तो यहाँ पे तो ये मेल्ट हो रहे हैं, तो व्हेन दे मेल्ट तो बेसिकली अब देखो जब मेल्ट हो रहे हैं डेंसिटी कम हो रही है, जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, पर जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं तो डेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है। ओके, डेंसिटी डिक्रीजेस। तो अब देखो अब यहाँ इस पॉइंट पे डेंसिटी डिक्रीज होगी, पर जो उसके ऊपर वाला रॉक है उसकी डेंसिटी अभी भी हाई है। सो बिकॉज ऑफ डेंसिटी डिफरेंशिएशन या कह लो फोर्स ऑफ बायोन्सी, बिकॉज ऑफ डेंसिटी डिफरेंशिएशन क्या होता है, वहां पे ये हमें भी नहीं पता। मटेरियल ऐसा है, आई गेस वो मटेरियल ही ऐसा है, वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, टेम्परेचर भी ज़्यादा, प्रेशर ज़्यादा है, तो सॉलिड है। पर क्यों नहीं होता वो सब, वही तो हमें क्वेश्चन है। मैंने आपको कहा था ना इंटीरियर ऑफ द अर्थ हम क्यों पढ़ रहे हैं, टू अंडरस्टैंड अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, हमें इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना है। हमें सिर्फ कितना पता है, हमें सिर्फ इतना पता है कि ये सॉलिड कोर और आउटर कोर लिक्विड है, ये सॉलिड है, फिर सॉलिड है, सॉलिड है, हमें सिर्फ इतना नॉलेज है। पर हमें और भी नॉलेज ही नहीं है, बिकॉज हम किस पे रिलाई कर रहे हैं, इनडायरेक्ट सोर्सेज पे। हम डायरेक्टली सरफेस से इस पॉइंट तक पहुंच ही नहीं पाए। मैक्सिमम कहाँ तक पहुंच पाए, 12 किलोमीटर डेप्थ तक, कोला पेनिनसुला, राइट, मैंने कल बताया था। तो अराउंड 5900 किलोमीटर नीचे क्या है हमें कुछ नहीं पता। तो यही तो हम स्टडीज कर रहे हैं, यही तो हमें पता करना है कि है क्या वहाँ पे। तभी तो मैग्नेटिक फील्ड, मैंने मैग्नेटिक फील्ड का है, हमें सिर्फ एज्यूम किया कोर डायनेमिज्म थ्योरी के अकॉर्डिंग,
पर अभी भी हमें एग्जैक्ट रीजन नहीं पता कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज कैसे होती है, क्यों है वो सब। ओके, दिस इज वन ऑफ द रीजन कि क्यों जो हमारे जो अलग मिशन होते हैं, मून को स्टडी करना, मार्स को स्टडी करना, वो यही तो है ना, क्योंकि हर प्लैनेट एक जैसा ही है। तो अगर हम इन प्लैनेट्स को स्टडी कर ले, मार्स, मून को, तो उससे शायद हम आइडिया लगा सकते हैं कि अर्थ कैसे बना है, अर्थ का इंटीरियर। ओके, तो बेसिकली ये है। तो बेसिकली हमें अभी क्लियर नॉलेज नहीं है। देखो, ज्योग्राफी में ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखना कि ज़्यादा साइंटिफिक मत होना प्लीज़, क्योंकि ज्योग्राफी ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे नेचर डोमिनेट करता है। साइंस तो बेसिकली क्या होता है, साइंस होता है जिसकी हमें कंप्लीट नॉलेज हो। ओके, ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी में हम ऐसी चीज़ें, कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जो सिर्फ बस होती है, क्यों होती है हमें नहीं पता, क्योंकि अब उससे रिलेटेड नॉलेज अभी हम डिस्कवर नहीं कर पाए। ओके, बिकॉज जो कॉन्सेप्ट है बस हम ये मान के चलें कि नेचर में ऐसा होता है बस। ओके, कि जो हो रहा है वो नेचर की वजह से हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट। पर एग्जैक्ट रीजन क्या है वो हमें नहीं पता, वो वही हम उससे रिलेटेड R&D हो रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बस ज्योग्राफी में ये चीज़ ध्यान रखना बस। ओके, जितना साइंटिफिक फैक्ट हमें पता होगा उतना मैं बता दूंगा, पर कुछ चीज़ें होएगी बस होती है, बस ये मान के चलना। अर्थक्वेक होता है, कैसे होता है हमें नहीं पता, कब होता है हमें नहीं पता। ओके, साइक्लोन्स आते हैं, साइक्लोन्स क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, बेसिक हमें आइडिया होएगा, पर कैसे हमें तंग कर सकते हैं वो हमें नहीं पता। ओके, सिमिलरली कन्वेक्शन थ्योरी दी आर्थर होम्स ने, ये भी एज्यूम है, अजम्पशन है, हमें पता नहीं है, उसने एज्यूम किया है कि क्या हो रहा है, कि यहाँ से डेंसिटी डिफरेंशिएशन की वजह से मैग्मा राइज कर रहा है। ओके, तो मैग्मा राइज कर रहा है, तो जो मेंटल क्रस्ट वाली बाउंड्री है, जो ये मेंटल क्रस्ट वाली बाउंड्री है, तो ये कॉन्टिनेंट्स है। ओके, तो इस बाउंड्री पे क्या हो रहा है, जो ये मैग्मा है, ये मैग्मा कॉन्टिनेंट्स में एंटर नहीं करता, एंड इट स्टार्ट्स मूविंग इन बोथ डायरेक्शंस, लेफ्ट एंड राइट। ओके, सो बेसिकली हम इसको बोलते हैं राइजिंग लिम्स ऑफ मैग्मा। जैसे हाथ होते हैं ना, हाथ को हम क्या बोलते हैं, लिम्स बोलते हैं हाथ को। तो राइजिंग लिम्स ऑफ मैग्मा, तो क्या हो रहा है, जो मेंटल क्रस्ट बाउंड्री पे वहां पे इट बेसिकली स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन। तो जब ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, जो ये वाली बाउंड्री है मेंटल क्रस्ट की, तो ये क्या करेगा, ये साथ अपने साथ ट्रैक करेगा, इट विल ट्रैक अलोंग विद इटसेल्फ। ओके, तो जब ये ट्रैक कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू कन्वेक्शन थ्योरी, तो जो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये भी साथ में मूव कर रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर भी साथ में मूव कर रहा है। तो बेसिकली कन्वेक्शन थ्योरी क्या कह रही है, बिकॉज ऑफ दिस कन्वेक्शन करेंट्स, दिस राइजिंग मैग्मा, इनको कन्वेक्शन करेंट्स भी बोलते हैं। तो कन्वेक्शन करेंट्स के जो लिम्स है, लेफ्ट आर्म एंड राइट आर्म, तो ये लेफ्ट आर्म एंड राइट आर्म ये क्या कर रहे हैं, ये कॉन्टिनेंट्स को भी अपने साथ ट्रैक कर रहे हैं। तो सो दिस इज हाउ कॉन्टिनेंट्स मूव। तो ये उसने असाइन किया कि कन्वेक्शन करेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स। ओके, तो ये कन्वेक्शन थ्योरी कहती है। एंड आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपेंस, ये जो कन्वेक्शन करंट्स है, हैंग क्यों हो रहा है, ओके, जो ये कन्वेक्शन करंट्स है, आफ्टर सम टाइम क्या होगा, बिकॉज अब यहाँ पे हमें पता है यहाँ पे टेम्परेचर हाई था, इधर टेम्परेचर कम है, बिकॉज ऐसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो जब ये इस अपर अपर हाइट पे पहुंचे, तो ये जो मैग्मा है, इट स्टार्ट्स कूलिंग डाउन, इसका टेम्परेचर कम हो जाता है। तो आफ्टर सम टाइम्स क्या होगा, इसका टेम्परेचर इधर, टेम्परेचर क्या हो गया, कूल डाउन हो गया, तो अगेन इट विल सबसाइड डाउन, बिकॉज अगेन जब मैग्मा कूल
मैग्मा क्या हो गया, टेम्परेचर कूल हो गया, तो अगेन इसकी डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी. ओके, डेंसिटी विल स्टार्ट इंक्रीजिंग बिकॉज जब ये कूल डाउन होंगे तो इट विल स्टार्ट सॉलिडिफाइंग. सॉलिड बनेंगे तो फिर से ये रॉक रॉक बनने स्टार्ट हो गए, तो फिर से इनकी डेंसिटी इंक्रीज होगी. तो डेंसिटी इंक्रीज होगी, इनका मतलब क्या हो गया, वेट इंक्रीज हो गया. तो अगेन सेम मैकेनिज्म से they will start moving downwards. Okay, so this is how basically mechanism takes place convection current. तो basically क्या हो रहा है, यहाँ से mantle core boundary से they rise. Okay, then left limb and right limb they start moving. तो जैसे मूव कर रहे हैं तो ये कॉन्टिनेंट वाले पार्ट को भी अपने साथ मूव कर रहे हैं. एंड आफ्टर सम टाइम दे सबसाइड डाउन, और फिर सबसाइड डाउन देन अगेन दे गेट मेल्टेड. सो दे बेसिकली दे मेक अस कन्वेक्शन, एक प्रॉपर सर्कुलर पाथ. ओके, तो बेसिकली ये कन्वेक्शन करंट थ्योरी है. क्लियर, कन्वेक्शन करंट. तो बेसिकली कन्वेक्शन करंट थ्योरी क्या बोलती है कि कन्वेक्शन करंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ ओशंस, सॉरी, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस. क्लियर, मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स. तो बेसिकली ये इंप्रूवमेंट थी किस वे से, एल्फ्रेड ने कहा था ईस्टवर्ड एंड वेस्टवर्ड फोर्स लग रही है, पर उसके बाद कन्वेक्शन करंट थ्योरी आर्थर होम्स की, उसने कहा कि कन्वेक्शन करंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स. क्लियर, इन्हें हम बेसिकली इन्हें क्या बोलते हैं, मेंटल प्लूम. ये जो कन्वेक्शन करंट राइज कर रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल प्लूम. वोल्केनिज्म जब वोल्केनो पढ़ेंगे तब भी बताऊंगा. अभी मेंटल प्लूम, इनको हम क्या बोलते हैं, मेंटल प्लूम. प्लूम क्या होता है, प्लूम बेसिकली ऐसी शेप होती है ना प्लूम, जो हॉट गैस का कोई गैस होती है तो गैस ऐसी कुछ दिखती है, ऐसे कुछ क्लाउड बनाते हैं, उसको प्लूम्स बोलते हैं. तो मेंटल प्लूम. ओके, इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा, देखो कितना इजी क्वेश्चन था. व्हाट डू यू मीन बाय मेंटल प्लूम. एंड लिटरली बता रहा हूँ, ये जब क्वेश्चन आया था मतलब एज अ ज्योग्राफी ऑप्शनल तो सबको पता था, पर जो जीएस वाले थे किसी को नहीं पता था कि मेंटल प्लूम क्या है. और देखो इतना इजी क्वेश्चन था. क्लियर, मेंटल प्लूम क्या है. ओके, तो ये ऐसे कन्वेक्शन करंट. किसी को कोई डाउट रिगार्डिंग दिस कन्वेक्शन करंट थ्योरी. मेंटल प्लूम हम डिस्कस भी करेंगे अच्छे से बाद में, पर ये है. क्लियर, एनी डाउट इन दिस. बेसिकली ऐसे मान लो कोई भी गर्म चीज होती है, आप पानी उबालते हो तो आप देखोगे पहले जब पानी उबालते हो तो क्या होगा, एक जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सरफेस पे, वो बबल्स की फॉर्म में ऊपर राइज करना स्टार्ट कर देते हैं. और अगर आपने कुछ वुडन पीस रखा होएगा पहले ऐसे, ओके, पर आफ्टर सम टाइम क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे मूव करेंगे और वुडन पीस भी ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देगा. मतलब कोशिश करना बॉयल करके आप कुछ भी रखना, सपोज मैगी का पीस रखना. ओके, अभी क्या कोल्ड वाटर है, और आप इसको हीट अप करना स्टार्ट करो, तो क्या होगा, यहाँ से बबल्स वगैरह क्रिएट होंगे. तो आफ्टर सम टाइम क्या बबल्स ऐसे राइज करेंगे. अब हमें पता है बबल्स इस मैगी को एस्केप नहीं कर सकते, तो बबल्स क्या करेंगे, जो हॉट एयर है, स्टीम है, वो ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देंगे. तो जैसे ही इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये मैगी को भी इस डायरेक्शन में पुल करना स्टार्ट कर देंगे. एंड आफ्टर सम टाइम क्या होगा, मैगी भी यहाँ से ब्रेक हो जाएगी, एक पीस इधर मूव कर गया, एक पीस इधर मूव कर गया. एंड ये फिर बाद में सबसाइड डाउन करके ऐसे एक सर्कुलर पाथ क्रिएट करते हैं. ओके, सिमिलरली इस मैगी की जगह कॉन्टिनेंट्स होते हैं. एंड इनसाइड द अर्थ कुछ कन्वेक्शन करंट राइज हो रही है, जिनको हम क्या बोलते हैं, मेंटल प्लूम्स भी बोलते हैं. मेंटल प्लूम या कन्वेक्शन करंट. क्लियर, एनी डाउट इन दिस. कोई डाउट है प्लीज पूछ लो. ओके, क्लियर. ओके, तो कन्वेक्शन करंट ऐसी एक कॉन्सेप्ट आता है पेलियो मैग्नेटिज्म. पहले सी फ्लो स्प्रेडिंग करा दे और पढ़ाऊं या फिर
मतलब इसको टाइम लगेगा, 15-20 मिनट्स लग सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो शुड आई कंटिन्यू और या फिर आज इतना काफ़ी है, कल करें? करवा दूँ सी फ्लोर? ओके। तो बेसिकली जब कन्वेक्शन करंट थ्योरी आ गई थी, कहाँ गया? कन्वेक्शन करंट थ्योरी अराउंड 1930s में आई थी। ओके। तो कन्वेक्शन करंट थ्योरी 1930s में आई। इसके बाद क्या आया? इसके बाद वर्ल्ड वॉर हुआ 1940s में, राइट? वर्ल्ड वॉर हुआ। तो वर्ल्ड वॉर के टाइम जो जोग्राफर्स थे या साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया, दे डिड मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर। एक्चुअली इससे पहले क्या होता था, इससे पहले एज्यूम करते थे कि जो भी फीचर्स दिख रहे हैं, मतलब ये ओशन, ये कॉन्टिनेंट, तो पहले एज्यूम करते थे कि जो भी फीचर्स दिख रहे हैं, माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटो, जो भी फीचर्स दिख रहे हैं वो सिर्फ कॉन्टिनेंट्स पे होते हैं। और जो ओशन है, ओशन बिल्कुल स्मूथ है, कोई फीचर नहीं है, स्मूथ है, मोनोटोनस है, मोनोटोनस रिलीफ। रिलीफ मतलब कोई भी लैंडफॉर्म क्रिएट हो रहा है। ओके। तो मोनोटोनस रिलीफ मतलब इस पर कुछ नहीं है। पर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर हमने एक्सपीरियंस, वर्ल्ड वॉर के हमने बेसिकली स्टडी किया, बिकॉज तब सबमरीन्स वगैरह बनना स्टार्ट हो गई थी। तो हमने क्या फाइंड आउट किया कि जो ओशन फ्लोर है वो ऐसा वो नहीं है, स्मूथ नहीं है। हमें ओशंस पे भी माउंटेन्स, ऐसे ट्रेंचेस, जैसे माउंटेन्स होते हैं ना, और जो यहाँ पे ट्रेंचेस होती है, ये ट्रफ वाला एरिया होता है। कॉन्टिनेंट्स में हम क्या बोलते हैं, वैली, और ऐसी ओशंस पे इन वैलीज को हम बोलते हैं ट्रेंचेस, ट्रेंच। ओके। तो जो ओशन फ्लोर है उस पर हमें माउंटेन्स मिल रहे, ट्रेंचेस मिल रहे थे, देन इवन सम प्लेन्स मिल रहे थे, डीप सी प्लेन्स। तो व्हाट वाज बेसिकली फाउंड, बेसिकली कि जो ओशन फ्लोर है वो मोनोटोनस नहीं है, रादर इट हैज, basically it is not monotonous, rather it has many relief features. Okay. So this led to the study of ocean floor. So basically what we find, actually under oceanography topic, I'll tell you about these relief features in detail, but right now just have a fair idea. अगर ये सपोज कॉन्टिनेंट की बाउंड्री है, suppose this is continent boundary, ओके, सो दिस इज कॉन्टिनेंट। तो कॉन्टिनेंट का कुछ पार्ट ओशन के अंदर समर्ज्ड होगा, वाटर के अंदर, तो इस पार्ट को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन। ओके। देन सडनली दिस कॉन्टिनेंटल मार्जिन वुड एकदम से स्टीप स्लोप टाइप मिलेगी हमें, तो इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। ओके। देन यहाँ पे विल फाइंड सम वैली टाइप फीचर, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेंचेस। ओके। देन ये प्लेन एरिया, इसको हम बोलते हैं डीप सी प्लेन या फिर एबिसल प्लेन। देन विल फाइंड सम माउंटेन लाइक फीचर्स which are found under the ocean, इनको हम बोलते हैं ओशियानिक रिजेस। रिजेस मीन्स माउंटेन्स। ओके।
या फिर हम इनको सी माउंट्स भी बोलते हैं। देन ऐसी एक और स्पेसिफिक टाइप होता है ग्योट्स। ओके, सो दीज आर द बेसिकली हमें फीचर्स मिल रहे हैं। हम पहले क्या जूम कर रहे थे कि सिंपली ऐसा है, पर अब हमने जब ओशन फ्लोर मैप किया तो हमें ऐसा कुछ मिला। ओके, देन ऑल्सो अगर देखो ओशंस बने थे, तो सपोज कोई रिवर्स आ रही है, रिवर्स वगैरह क्या है, सेडिमेंट्स लेके आ रही है। तो सेडिमेंट्स लेके आ रही है, तो सेडिमेंट्स यहाँ पे डिपॉजिट होने चाहिए, राइट। तो विद टाइम ओवर द ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स, अब हमें पता है कि ओशन कब बना था, 4 बिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट ही बन गया था, राइट। तो इतने सालों में ओशन पे अगर रिवर्स सेडिमेंट्स लेके आ रही है, तो ह्यूज थिक सेडिमेंट्स शुड बी फाउंड, थिक डिपॉजिट्स ऑफ सेडिमेंट्स ऑन ओशन फ्लोर। पर हमें क्या मिलता है, we just find very thin layer of sediments. Very thin layer of sediments are found. And also oceanic crust है, oceanic crust पहले बनी थी around 4 बिलियन ईयर प्रेजेंट। तो oceanic crust पे कोई ना कोई रॉक तो मिलेगा हमें जिसकी एज 4 बिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट होगी। पर हमें क्या मिलता है, जो रॉक्स है ओशन फ्लोर पे, किसी की भी एज 200 मिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट नहीं है, जो है यंग यंग रॉक्स है। जो ओल्ड रॉक्स है वो हमें कहाँ मिल रहे हैं, कॉन्टिनेंट्स पे। तो हमें ये सब फीचर्स पता चले ओशन फ्लोर पे, क्या क्या, एक तो रिलीफ फीचर्स, देन एज ऑफ रॉक्स, एज ऑफ ओशियानिक रॉक्स, एज ऑफ ओशियानिक रॉक्स क्या थे, नोवेयर इट वाज फाउंड बियॉन्ड 200 मिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट, तो मतलब जितने सारे वो यंग रॉक्स है। देन साइमल्टेनियसली वेरियस रिलीफ फीचर्स लाइक oceanic ridges, deep sea trenches, continental slope were found, and also at the same time thickness of sediments जो हमें मिली, it was found as it was found to be thin, but rather it was supposed to be thick, जो हम एज्यूम करके चल रहे थे। ओके, तो ऑल ये सब फीचर्स की वजह से हमें इन सब की वजह से फर्दर जो साइंटिस्ट है दे गॉट इंट्रीग्ड कि रीजन क्या है इन सब के पीछे। तो फर्दर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स है, इसके ऊपर फर्दर R&D होना स्टार्ट होगी। तो मोर एंड मोर स्टडीज वर बीइंग डन। तो सो व्हाट हैपेंड, मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर के बाद न्यू थ्योरी केम। आई होप ये क्लियर, मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर हमें क्या क्या फीचर्स मिले, ये क्लियर ना। आई होप, एनी डाउट इन दिस। ओके, तो इसके बाद न्यू थ्योरी केम, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी केम। तो ये थ्योरी बेसिकली क्या कहती है, तो बेसिकली जो कन्वेक्शन करंट थ्योरी थी उसी को इसने इलैबोरेट किया, उसको और ओशन फ्लोर के फीचर्स को, इन दो के बेसिस को यूज करके इसने एक थ्योरी दी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। तो बेसिकली ये थ्योरी क्या कहती है, वन सेकेंड, हैंग क्यों हो गया। तो बेसिकली ये थ्योरी क्या कहती है, सपोज ये अर्थ है, ओके, ये अर्थ, ये मेंटल वाला एरिया, एंड ये कोर, कोर, ये वाला मेंटल, सॉरी, ये मेंटल, ये आउटर कोर लगा लो, ये इनर कोर लगा लो, ओके, और ये वाला एरिया क्रस्ट। तो ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी क्या कहती है, जो यहाँ से मैग्मा राइज हो रहा है, ओके, तो मैग्मा क्या करेगा, सपोज ये क्रस्ट है, तो मैग्मा क्या करेगा, तो जो क्रस्ट का जो लोअर एरिया है उस पर हिट करेगा। सो व्हाट वुड हैपन, ये वाला जो क्रस्ट का एरिया ये थोड़ा सा अपलिफ्ट होएगा। अगर देखो हम कोई भी एक सरफेस है, इस पे नीचे से हिट करेंगे, तो जिस पॉइंट पे हिट कर रहा है वो थोड़ा सा
सॉरी, बल्ज करेगा, ओके, एंड कॉन्टिन्यूसली बल्ज जब हिट हो रहा है एंड साथ साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है, तो ये वाले रॉक्स मेल्ट होना स्टार्ट होंगे, राइट, ये वाले रॉक्स मेल्ट होंगे। तो आफ्टर सम टाइम क्या होएगा, तो ये वाला जो एरिया है ये थोड़ा सा, ये क्रैक, इनमें क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, एंड विद टाइम व्हाट वुड हैपन, ये यहाँ से ब्रेक ही कर जाएगा, जो ये सारे रॉक्स थे, ये वाले रॉक्स, ये सारे मेल्ट करके वापस नीचे चले जाएंगे, राइट, उस मैग्मा में मिक्स हो जाएंगे। सो व्हाट हैपन्स, तो सीफ्लो स्प्रेडिंग क्या कर रहा है कि दिस मैंटल प्लूम, ये मैग्मा कंडक्टिव करंट, ये राइज कर रहे हैं, दे विल हिट दी